उन्होंने बच्चों तो स्टार्ट करें हम लोग फिर से समान ज्ञान की विधि, यानी कि बिहार का मिसलेनियस पढ़ रहे थे। यानी बिहार का जो भी मिक्स वाला क्वेश्चन होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने दो दो क्लास करा है, आज थर्ड क्लास है। ठीक है, तो जो पीछे वाला था उसको रिवाइज कर लिए होंगे, उम्मीद है। स्टार्ट करते हैं आगे से। आज हम पढ़ेंगे बिहार के महत्वपूर्ण ऑपरेशन अभियान, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया बिहार सरकार के द्वारा लोगों के भलाई के लिए, है कि नहीं, और कौन कौन सा अभियान। तो पहला जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन चक्रबंधा चलाया गया था। चक्रबंधा नाम में देखिए क्या खासियत है। चक्रबंधा क्या है, एक बांध है, जैसे भीम बांध है ना, उसी तरह चक्रबंधा है। तो चक्रबंधा और भीम बांध के अति दुर्गम क्षेत्रों को माओवादियों को हटा सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप स्थापित करने हेतु, मतलब दोनों बांध है उस पर क्या माओवादियों का कब्जा ना रहे, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। और वहाँ पे क्या हमेशा सुरक्षा कैंप मतलब सुरक्षा बल रहेंगे, किस लिए, ताकि जो बांध है उसको डैमेज न करे, कोई बंद न कर दे, है कि नहीं, समझ गए। इसलिए दो जगह पे ऐसा करा गया है। कहाँ कहाँ, चक्रबंधा और भीम बांध के पास, समझ गए। ऑपरेशन का मकसद सिर्फ यही था। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन मेघ चक्रा चलाया गया। मेघ चक्रा, इसमें बोला गया है, देखोगे लग तो रहा है कि 22 वर्ष रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है। मेघ चक्रा में क्या बात किया गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए नेटवर्क एक साथ प्रहार करने हेतु, जो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा हो रहेगा उसको सीधे अरेस्ट किया जाएगा और उसको जेल में डाला जाएगा, इसलिए चलाया गया था ऑपरेशन मेघ चक्रा, समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑपरेशन प्रहार। प्रहार देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, शराबबंदी तो जानते होंगे बिहार में लागू है। तो बिहार में जो शराबबंदी हेतु ही चलाया गया था ऑपरेशन, यानी कि पूछ सकता है कि ऑपरेशन जो शराबबंदी हुआ किस ऑपरेशन के तहत हुआ, तो ऑपरेशन प्रहार के तहत हुआ, समझ गए। तो ऑपरेशन प्रहार इसलिए था, शराबबंदी हेतु था। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान, नाम में ही लिखा हुआ जल जीवन हरियाली। तो मेन क्या रीजन था, पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाया गया था अभियान, ताकि पेड़ पौधा लगाइए, जल जीवन हरियाली बनाइए। ठीक, इसका मकसद ये था, जो मुझे तो नहीं लगता कि फुलफिल हुआ है बिहार सरकार में, क्योंकि पेड़ का मामले तो धीरे धीरे कमते जा रहे हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन धनवंतरी। ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया, नाम में लग रहा धन है, पैसे की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। धनवंतरी में कुछ और ही है, देख लो। राज्य में व्याप्त अवैध तथा नकली दवाओं का नियंत्रण हेतु चलाया गया, यानी कि अवैध तरीके से कोई दवाई का मतलब सेवन कर रहा है या उसको नकली दवाई बेच रहा है, उसके लिए चलाया गया है ऑपरेशन धनवंतरी, समझ गए। धनवंतरी का मतलब टैबलेट समझ लो, पैसा नहीं समझना, आज समझना है दवाई, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया गया था। कॉम्बिंग, नाम कितना अंग्रेजी हो रहा है, ऑपरेशन कॉम्बिंग। इसका मेन मकसद क्या था, राज्य के डुमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपों से जुड़े को पकड़ने हेतु। कॉम्बिंग में क्या करा, पकड़ना है किसी को, किसको पकड़ना है भाई, तो नरसंहार। नरसंहार मतलब समझो क्या होता है, आदमी को काट दिया जाता है, आदमी को मारा जाता है, जला दिया जाता है, उसको बोलते हैं घर के घर दम जला दिया जाता है, गाँव के गाँव उजाड़ दिया जाता है, उसी को बोलते हैं नरसंहार। नरसंहार है मतलब कि आदमियों का मतलब खात्मा, समझ गए। डुमरिया में चला था, नरसंहार हुआ था, आपस में लोग लड़ गए थे और काटने लगे थे। तो जो भी आरोपी था उसको क्या, उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था कॉम्बिंग। अब पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे तो आइडिया नहीं है भाई, लेकिन इसका मकसद यही था। डुमरिया में जो भी भीषण आरोपी थे उनको पकड़ने हेतु चलाया गया ऑपरेशन कॉम्बिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। क्या नाम है, ब्लैक पैंथर। जानते हो पैंथर कितना स्पीड भागता है कि नहीं। तो ब्लैक पैंथर देखने कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि पश्चिमी चंपारण में व्याप्त दस्ताई समस्या को समाप्ति और नक्सलियों से उन्मूलन हेतु, यानी कुल मिलाकर पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड है। जैसे ही ब्लैक पैंथर आगे दिमाग बोलना है पश्चिमी चंपारण, क्या पश्चिमी चंपारण में, तो वहाँ के नक्सलियों क्या करना है, उन्मूलन करना है, मतलब कि नक्सलियों को हटाना है, खत्म करना है, कोई भी नक्सली नहीं रहेगा। तो नक्सलियों से उन्मूलन के लिए चलाया गया था, कहाँ, पश्चिमी चंपारण के अंदर चलाया गया था ये ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन टास्क फोर्स। क्या बात है, टास्क फोर्स, देखते हैं भाई क्या है इसमें। इसमें भी वही सेम चीज़ है, टास्क फोर्स भी सेम चीज़ है, लेकिन ये नक्सलियों को मैंने तो है, ये पूरे बिहार के लिए समझिए, किसी खास जिला या स्टेट के लिए नहीं है। सॉरी, स्टेट के लिए तो है ही, जिला के लिए कोई खास नहीं है, पूरे पूरे स्टेट के लिए है। नक्सलियों का उन्मूलन करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन टास्क फोर्स। लेकिन ब्लैक पैंथर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, पश्चिमी चंपारण के लिए है, तो ध्यान में रखना है ये। ऑपरेशन जोन चलाया गया है, क्या बात है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। देखते हैं भाई, ये जोन की बात हो रही है। इसमें राज्य में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए, उग्रवाद, नक्सली अलग होता है, उग्रवाद अलग होता है, समझ गए। तो उग्रवाद की समस्या को मतलब दूर करने के लिए ऑपरेशन जोन चलाएगा, उसी से रिलेटेड समझिए। लोग ज़्यादा हल्ला मचाल रहा है, कोई मार रहा है, पीट रहा है, समथिंग दंगा फसाद, वो सब उग्रवाद के अंदर आता है। तो वही है, राज्य में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन जोन, समझ गए। नाम देखो, ये प्रॉब्लम बिहार सरकार का तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ये, जितना भी हम लोगों ने नाम पढ़ा हो किसी से कनेक्टेड नहीं लग रहा, कुछ ही कुछ जो कनेक्टेड लगता है, बाकी से तो अजीब ही नाम है, नाम कुछ और है काम कुछ और है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो बिहार सरकार सुन रही है तो भाई नाम ऐसा रखो यार जो पढ़ने में मजा है और कनेक्टेड हो, है कि नहीं। ऑपरेशन जोन ये उग्रवाद से कैसे रिलेटेड है, लिख देता ऑपरेशन उग्रवाद, लिख देता उग्रवाद मिटाओ, है कि नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। ऑपरेशन टोडरमल, देखो टोडरमल है, नाम है टोडरमल, नाम तो पढ़ाए होंगे आपने हिस्ट्री में,
कौन था टोडरमल, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमको ऑपरेशन के बारे में जानना है। राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम को तीव्रता में से लाने और भूमि होने समझिए भूमि वितरण हेतु। देखो भाई, एक इसमें तो एक चीज़ ठीक लग रहा है, सेकंड चीज़ में गड़बड़ लग रहा है। इसमें ये बोला गया है कि जो भूमि सुधार है उसको कार्यक्रम को तीव्रता करना है, ये हुआ है तीव्रता, यानी कि जितने भी बिहार के जमीन आजकल हो रहे हैं सब डिजिटलाइज जा रहे हैं, जितने भी जमीन है सब क्या कर रहा है, ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है, तो ये तो सुधार हुआ है बिहार के अंदर। लेकिन जो सेकंड बोला गया है कि भूमि उनको समुचित भूमि वितरण किया जाएगा, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है उनको भूमि दिया जाएगा फ्री में, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिहार में नहीं फॉलो हो रहा है। समुचित भूमि देना ये नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन ये सही है कि जो भी आपका अगर भूमि है तो आपका जो सारा काम स्मूथली होता है, ऑनलाइन होता है। तो इसमें से दो में से एक सही है, ठीक है। तो पढ़ना तो है, पढ़ना पड़ेगा। टोडरमल का मतलब भूमि से रिलेटेड होगा, भूमि का सुधार हुआ है मतलब वही करवाने में, मतलब कागज बनाने में समथिंग समथिंग, और दूसरा जिसका पास भूमि नहीं उसको भूमि मिला। क्लियर है। ऑपरेशन जगुआर, क्या बात है, गाड़ी के नाम पे, जानवर के नाम पे भी ऑपरेशन बन रहा है। ऑपरेशन जगुआर क्या है, ये लिखा है आंध्र प्रदेश और कोसी अंचल के दियरा में अपराधियों को सफाया करना। दो जगहों के लिए बनाया गया है, सिर्फ पूरे बिहार के लिए नहीं है। कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश और कोसी के अंचल जो हैं, कोसी वाले जो इलाका है, जो दीरा जिसको बोलते हैं, दीरा किसको बोलते हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र को हम लोग दीरा बोलते हैं, यानी गंगा के उस पार के जो मैदान होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, दीरा बोलते हैं, ठीक है। तो उसी क्षेत्र में अपराधियों को सफाया करने के लिए जो चलाया गया था ऑपरेशन जगुआर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन उजाला, नाम में तो उजाला है भाई, देखते हैं काम कैसा है भाई। ऑपरेशन उजाला में बोला कि राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा वेश्यालय को समाप्त करने। देखो उजाला है, ये थोड़ा सा नाम से कनेक्टेड थोड़ा लग रहा है, क्या इसमें बोल रहा है कि ये चलाया गया सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर में चलाया गया। ऑपरेशन उजाला है जो सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर में चलाया गया। वहाँ के एक जिला कलेक्टर थे जिनका नाम क्या था, राजबाला वर्मा, उन्होंने चलाया था वैश्यालय को समाप्त करने के लिए। अगर उस राज्य के अंदर मुजफ्फरपुर के अंदर कहीं भी वैश्यालय होगा उसको बंद कराया जाएगा, और जो भी ऐसा काम करे उस पर क्या कानूनी कार्रवाई कराया जाएगा। तो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया, मतलब एक महान व्यक्ति के द्वारा, राजपाल वर्मा द्वारा, और सिर्फ एक जिला के अंदर ही है, मुजफ्फरपुर के अंदर। किस लिए, तो वैश्यालय को समाप्त करने के लिए। सही है, ऑपरेशन उजाला। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन मानसून की बात करते हैं। मानसून, मानसून में तो समझ रहे हो कि वर्षा से रिलेटेड है। तो बोला गया कि वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों को अवैध शिकार से रोकने हेतु, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में अवैध शिकार को रोकने हेतु, मतलब वर्षा ऋतु में जो संरक्षित वन है उसमें लोग क्या करते हैं, बरसात में भी शिकार करने लगता है, इस समथिंग इस टाइप का होता है। तो जो भी संरक्षित वन होगा वहाँ पे शिकार करना मना ऑलरेडी है, लेकिन उसी को रोकने हेतु ही चलाया गया ऑपरेशन मानसून। लोग सोचता है कि बारिश का मौसम है, सिपाही वाही होगा नहीं, आराम से जाकर शिकार कर लेंगे, मार के चलाएंगे, लेकिन वैसा बात नहीं है। वर्षा ऋतु में भी संरक्षण करा जाएगा ऑपरेशन मानसून के तहत, समझ गए। कोई भी शिकार नहीं कर सकता किसी भी मौसम में नहीं। तो मैं जनरली ये था वर्षा ऋतु के लिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन कोबरा, ये सांप वाला कोबरा है, वही है जो आप समझ रहे हो। कोबरा किसे बोलते हैं, इंडियन पाइथन जो बोलते हैं। ये भारत का सबसे क्या जहरीला सांप है, पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे शायद कि भारत का सबसे जहरीला सांप कौन है, कोबरा है। और पूरे वर्ल्ड का कौन सा सांप था जहरीला, मैं बताया था ऑस्ट्रेलिया वाला एक सांप था, कमेंट करके बताइएगा, पिछले क्लास में मैंने बताया। तो कोई बात नहीं, कोबरा के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन कोबरा जो है माफिया गिरोहों को समाप्त करना, जो माफिया गिरोह है उसको समाप्त करना बिहार के अंदर, इसलिए चलाया गया था ऑपरेशन कोबरा। क्लियर है, आगे पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन चाणक्य, क्या बात है, चाणक्य जी कहाँ से थे, बिहार से थे, बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्र थे, बताया आपको। तो पढ़ लेते हैं भाई, ऑपरेशन चाणक्य का क्या अर्थ है भाई। इसे बोला कि बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं को की जा रही मिलावट को समाप्त करना। देखो नाम से रिलेटेड है ही नहीं, चाणक्य नाम रख दिया, अर्थशास्त्र से रिलेटेड नहीं है। सिंपल बोल रहा है कि दैनिक उपयोग में जो भी आपके सामान है उसमें अगर कुछ मिलावट होगा तो उसको समाप्त करने के लिए चलाया गया है कि मिलावट ना हो, अच्छे से अच्छे क्वालिटी सबको मिले, इसलिए ऑपरेशन चाणक्य चलाया गया। ये बिहार सरकार से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये नाम तो आप चेंज ही कर दो। अगर आप नाम चाणक्य रख रहे हो तो भाई समझना चाहिए, ऑपरेशन भी ठीक ठाक चलाओ। तो नाम कुछ और, ऑपरेशन कुछ और, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन सिद्धार्थ है। ऑपरेशन सिद्धार्थ की बात करते हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से दुर्लभ वर्ग की दशा को सुधारने हेतु न्याय प्रदान करने हेतु है। यानी जिसके पास पैसा नहीं है और जो समाज में बहुत से, मतलब क्या है, सामाजिक रूप से भी क्या है, वो दुर्बल है, दुर्बल वर्ग से आते हैं, तो उनको सुधारने के लिए और उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिद्धार्थ, एज ए बेटे की तरह। ऑपरेशन सिद्धार्थ क्या था, बेटा था जो कि अच्छा बेटा था माँ बाप का, उसी तरह से चलाया गया। समझ लो कि जो भी गरीब हैं या जो आर्थिक रूप से गरीब है, सामाजिक रूप से दुर्बल, उनको सहायता दिया जाएगा, उनको न्याय प्रदान करने हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया। आगे बात करते हैं ऑपरेशन रोजगार, क्या बात है, सारण जिले में स्पेशली चलाया गया ये, ओनली फॉर सारण जिला, नॉट फॉर बिहार है ये, ओनली फॉर सारण जिला। सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या को समाधान हेतु चलाया गया था ऑपरेशन रोजगार। कहाँ से, पूरे बिहार के लिए होता है कि नहीं। तो ऑपरेशन रोजगार जो है सिर्फ और सिर्फ सारण जिले के लिए है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन मुदगल, मुदगल, मुदगल का मतलब है मुंगेर जिला। मुंगेर जिला में चलाया गया है वनों की तस्करी को रोकने के लिए। मुंगेर जिला में पेड़ के पेड़ काट के लोग बेच देते हैं,
तो वन की तस्करी, यहाँ पे जानवर की तस्करी और ह्यूमन की तस्करी नहीं हो रहा, यहाँ पे वन की तस्करी हो रहा है, यानी कि जंगलों की तस्करी हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए करा गया ऑपरेशन मुदगल। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ जो भी ऑपरेशन है क्योंकि वे में ताकि रिवाज हो जाए। ऑपरेशन चक्रबंधा था। चक्रबंधा और भीमबांध के जो भी अगल बगल माओवादी उसको हटाना है और वहाँ पे क्या करना है, अस्थायी बल सुरक्षा बल को क्या करना है, स्थापित करना है। ऑपरेशन मेघ चक्र था। मेघ चक्र में क्या करना है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको जो भी संतुलित जोड़े नेटवर्क होगा सबको समाप्त करना है। ठीक है। ऑपरेशन प्रहार था, शराबबंदी के लिए, शराबबंदी करना है किसी भी हाल में। जल जीवन हरियाली, पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन धनवंतरी, धनवंतरी किस लिए था, अवैध और नकली दवाओं के नियंत्रण के लिए चलाया था धनवंतरी। ऑपरेशन कॉम्बिंग की बात करते हैं। कॉम्बिंग क्या है, राज्य के डुमरिया में क्या हुआ था, भीषण नरसंहार हुआ था। डुमरिया में जो भी नरसंहार था, जो भी है सबको पकड़ना आरोपी को। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक पंथर चलाया किस लिए, तो राज्य को जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ पे क्या है, बहुत सारे नक्सली हैं, उनको समाप्त करना है। तो नक्सली को उन्मूलन करने के लिए पश्चिमी चंपारण में चलाया गया था ब्लैक पंथर। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑपरेशन टास्क फोर्स, ये चलाया गया नक्सली को उन्मूलन के लिए, पूरे बिहार के अंदर है ये। ऑपरेशन जोन की बात करते हैं तो राज्य में उग्रवाद की समस्या को दूर करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन जोन। ऑपरेशन टोडरमल हम पढ़े था, तो टोडरमल का काम क्या था, भूमि में सुधार करना। ठीक है, भूमि के जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी उसको सुधार करना है, साथ में जो भूमिहीन है उनको भूमि देना। ऑपरेशन जगुआर चलाया गया किसलिए, जो अंग प्रदेश और कोसी का जो दीरा क्षेत्र है उसमें अपराधियों से मुक्त करना है। ठीक है। ऑपरेशन उजाला चलाया गया किसलिए, तो जो राज्य के मुजफ्फरपुर है उसमें क्या, वहाँ वैश्यावाल जो भी वैश्यालय है सबको समाप्त करना है। किसके द्वारा चलाया गया था, राजबाला वर्मा के द्वारा, जो क्या था जिला कलेक्टर थे। ऑपरेशन मानसून की बात करते हैं। ऑपरेशन मानसून किस लिए चलाया गया है, तो वर्षा ऋतु में जो संरक्षित बने हैं वहाँ पे शिकार ना हो इसलिए चलाया गया था, उसको रोकने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन कोबरा की बात करते हैं तो माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन कोबरा। नेक्स्ट ऑपरेशन चाणक्य की बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि दैनिक जीवन जो भी सामान आप इस्तेमाल करो उसमें मिलावट ना हो, इसलिए चलाया गया ऑपरेशन, ताकि मिलावट ना हो। ठीक है। ऑपरेशन सिद्धार्थ किस लिए चलाया गया, जो भी आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या कमजोर हैं उनको क्या किया जाएगा, सुधारा जाएगा उनकी दशा को, और साथ में क्या उनको न्याय भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है। ऑपरेशन रोजगार की बात करते हैं तो इसमें बात किया जाएगा कि जो सारण जिले के जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, मतलब बेरोजगारी की समस्या को दूर करा जाएगा, स्पेशली फॉर सारण जिला, नॉट फॉर बिहार। ऑपरेशन फॉर क्या है, ऑपरेशन मुदगल, मुदगल फॉर ओनली फॉर क्या, मुंगेर जिला, मुंगेर जिला में जो भी वन के जो तस्करी हो रहे हैं उसको रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन मुदगल चलाया गया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है। ऑपरेशन उग्र क्या लिखा, बिहार में उग्रवादी संगठन, बिहार में बहुत सारे उग्रवादी संगठन है। ठीक है। उग्रवादी संगठन का मेन काम होता है कि सरकार से लड़ती हैं, वो अपने मांगे पूरी कराती हैं, समथिंग इस तरह की था, है कि नहीं। तो आजकल तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा कम उग्रवादी हो गया। लेकिन फिर बात करते हैं उग्रवादी का मतलब गलत भी ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ा बहुत गलत समझ सकते हो लेकिन ज़्यादा भी नहीं समझ सकते। उनका मेन काम होता है कि सरकार से लड़ती है और अपना मतलब जो बातें वो पूरी करवाती है। ठीक है। तो बहुत सारी पार्टियाँ हैं। ठीक है तो गलत है क्योंकि कानून रूप से गलत है, इसलिए इसको गलत मानेंगे, है कि नहीं। तो पहला जैसे है, जैसे जन सुरक्षा संघर्ष समिति है, जन सुरक्षा संघर्ष समिति, आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, किस किस जिला के अंदर मिलेगा, गया, जहानाबाद और औरंगाबाद में फैला हुआ है। ये जो उग्रवादी संगठन कहाँ कहाँ, नाम है जन सुरक्षा संघर्ष समिति, नाम कितना सुंदर देख लो, जन सुरक्षा संघर्ष समिति। गया में है, जहानाबाद में, औरंगाबाद में फैला हुआ है। फिर है कौन सा संगठन, क्रांतिकारी बुद्धिजीवी संघ, ये है नवादा जिला के लिए। नारी मुक्ति मोर्चा नालंदा जिला के लिए, एग्जाम में आता है कि नारी मुक्ति मोर्चा किस जिले से है, मतलब किस जिला का ये मतलब उग्रवादी संगठन है, आता तो है, इससे क्वेश्चन तो आते हैं, ध्यान रखना, इसको याद रखना। ठीक है। नारी मुक्ति मोर्चा जो है नालंदा का, क्रांतिकारी छात्र विंग जो है दरभंगा का है, और कम्युनिस्ट युवा विंग जो है मुजफ्फरपुर का है। भाकपा माओवादी एक गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि जिले में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा फैला हुआ यही है भाकपा माओवादी। ठीक है। तो सबका नाम याद रखना है, और अपने जिले से होंगे तो बिल्कुल याद रखिए, जिनका जिला पढ़ रहा है आ रहा है तो उसको तो याद रखना बनता है कि नहीं। फिर से पढ़ते रहा हूँ, जन सुरक्षा संघ समिति गया, जहानाबाद तो औरंगाबाद में है। क्रांतिकारी बुद्धिजीवी संघ नवादा में है। नारी मुक्ति मोर्चा नालंदा में है। क्रांतिकारी छात्र विंग दरभंगा में है। कम्युनिस्ट युवा विंग मुजफ्फरपुर में है। भाकपा माओवादी बहुत सारी जगह पे है, गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि जिलों में फैला हुआ। क्लियर है। ठीक है। देखो इसको तो याद कर लेना, जो ऑपरेशन वाला है इसको भी याद रखो तो बेहतर है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर रिलेटेड है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है। बिहार के निजी सेनाएं को बात करते हैं, यानी कि प्राइवेट सेनाएं, मतलब समझ रहे हो, निजी सेनाएं का मतलब समझ गए आप, मतलब सरकार से कोई लेन देन नहीं है, वो खुद ही सेना है, प्राइवेट है वो। और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये हाल फिलहाल की तो बात है नहीं, बहुत पुराना से चलता आ रहा है प्राइवेट सेनाओं की बात। तो कौन कौन सी सेना है भाई, उसका नाम जान लेते हैं। एज ए इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो, एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, फिर भी याद रखो, अच्छा चीज़ है ये। ठीक है। पहले बढ़ते हैं लाल सेना। लाल सेना चलाई गई थी 1971 में चलाई गई थी। ये किस दल या वर्ग को समर्थन कर रहे थे, तो लिखा हुआ ACC के द्वारा समर्थित था। ये किसके द्वारा, ACC के द्वारा समर्थित था, लाल सेना 1971 में आया था ये। फिर लाल स्क्वाड आया था 1971 में, यानी 1971 में ही, पार्टी यूनिटी के द्वारा ये समर्थित था। कुंवर सेना जो चलाया गया था ये 1978 के द्वारा 1978 में आया था। ये संपन्न राजपूत कृषक इसमें शामिल थे, इसके द्वारा सपोर्टेड था ये। संपन्न राजपूत कृषक, यानी कि राजपूत लोग जो खेती करते हैं
उनके द्वारा बनाया गया था कुंवर सेना, ठीक है। हाँ देखो, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आजकल क्या होता है, जो ये निजी सेनाएं आप सुनते हो ना, इसमें आजकल क्या करते हैं कि लोग समझते हैं कि दंगा फसाद करना है, लोग आज के जो युवा हैं जो शामिल होते हैं, मार के एकदम हुड़दंग मचाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाते हैं किस लिए पार्टियां बनी थी या किस लिए सेनाएं बनी थी या किसके द्वारा बनाई गई थी। लोग सोचते हैं कि हम ही एकदम जब सरकार से लड़ेंगे मारेंगे काटेंगे, कुछ नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। इसका अर्थ समझना है। जैसे कि यहाँ कुंवर सेना है, तो कुंवर सेना में लोग समझते हैं कि एकदम झंडा लेकर एकदम दौड़ने लगना, चिल्लाने लगना। बना किसके लिए था? कृषकों के द्वारा बनाया गया था, सोच लो। ये लड़कों के द्वारा वो हाउ हल्ला के लिए नहीं बना था, ये जो खेती करते हैं किसान उनके द्वारा बनाया गया था, संपन्न राजपूत कृषक के द्वारा बनाया गया था, समझ गए। तो थोड़ा सा सुधर जाइए, जो भी बच्चे ये सब करते हैं उनके लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसान सुरक्षा समिति लाया गया था, मतलब ये जो है सेनाएं, ये चला था 1979 में यहाँ लाया गया था। एक क्या लिखा, कुर्मी भूपति के द्वारा चलाया गया था, मतलब कुर्मी जाति के जो भी लोग हैं या कुर्मी भूपति के लोग, उनके द्वारा ये चलाया गया था। फिर यह ब्रह्मा ऋषि सेना, ये आया था 1981 में, ये भूमिहार जाति द्वारा समर्थित था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भूमि सेना। भूमि सेना जो आया था, ये आया था 1983 में लाया गया था। यह मध्यम और संपन्न कृषक के द्वारा ये चलाया गया था, मतलब समर्थित था। जो मध्यम और संपन्न कृषक है उनके द्वारा समर्थित था और भूमि सेना लाया गया था सन 1983 में। लौरिक सेना जो आया था, लौरिक सेना जो आया था 1985 में आया था। ये यादव भूपति के द्वारा, यानी कि यादव जात के, मतलब जाति के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा क्या था, समर्थित था। लौरिक सेना 1985 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सनलाइट सेना। सनलाइट सेना जो आया था 1989 में आया था। मुस्लिम और भूपति द्वारा समर्थित था, मुस्लिम और भूपति द्वारा समर्थित था सनलाइट सेना, ठीक है, 1989। रणवीर सेना की बात करते हैं, तो आजकल इसमें लोग ज़्यादा इसके बारे में सुन भी रहे होंगे, सुनते भी हैं और ये भी है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ समझ लो। जो आप नहीं जानते हो ना, जो हो हल्ला करते हो ना, उनके लिए है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, इसका अर्थ क्या था, देख लो क्या है। रणवीर सेना जो आया था 1994 में आया था, संपन्न किसानों द्वारा समर्थित था। ये किसानों के द्वारा बनाया गया था, सब जो संपन्न किसान उनके द्वारा समर्पित था, समझ गए। ये नहीं कि जब झंडा ले लिया, बंदूक ले लिया, जाकर रणवीर सेना में शामिल हो गया, हो हल्ला करने लगे, अरे हम तो रणवीर सेना से हैं। तो ये दिमाग में हटा लो, पहले पढ़ लो कि है आखिर बना किस लिए था। तो जो भी बच्चे ये सब करते हैं छोड़ दीजिए, पढ़िए तब जानिएगा तब ना समझिएगा, है कि नहीं। तो रणवीर सेना जो आया था 1994 में आया था, संपन्न किसानों के द्वारा समर्थित था, ठीक है। ये था हमारा बिहार की नई सेना, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल जरूरी है। खासकर तो ये दो इंपॉर्टेंट है, कुंवर सेना हो गया, रणवीर सेना हो गया, तो जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट पढ़ लो, ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ लेते हैं। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या है, यानी बिहार सरकार ने कुछ लक्ष्य रखा होगा कि हम आगे सालों में क्या क्या करेंगे। और लक्ष्य तो बहुत पहले का था, अब पूरा हुआ नहीं हुआ, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। बिहार से हैं वो जानते भी होंगे ये क्या क्या पूरा हुआ नहीं हुआ। तो पहला जो लक्ष्य था, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य था, और बिहार में बंद करा गया था, मतलब लक्ष्य रखा गया था 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर देंगे, ये लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभी भी चल रहा है, 2024 है, फिर भी अभी सिंगल प्लास्टिक बिकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये तो बंद नहीं होता, फ्लॉप हो गया, ये दिमाग में डाल रहे तो फ्लॉप है भाई। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त हुआ। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप प्लास्टिक कम यूज कीजिए, और मार्केट जा रहे हैं तो क्या थैला बैग लेके चाहिए, ताकि प्लास्टिक कम से कम यूज हो। कम से कम मेरे जो सब्सक्राइब हैं उतना तो कर सकते हो यार, है कि नहीं, फ्यूचर के लिए इतना कर लो यार। कोई नहीं करे, हम लोग जितने भी हैं हम उतना ही करेंगे, हम लोग 50 हैं 100 हैं, जितने लोग हैं सब करेंगे, है कि नहीं। तो जो जो ये वीडियो देख रहे हैं सिर्फ वो तो कर सकता है भाई। मार्केट जाने के लिए थैला नहीं, थैला लेके जाना, प्लास्टिक वहाँ से नहीं लेना, सिंपल बात, इतना तो करो, ठीक है। बिहार में सिंगल प्लास्टिक जो है 1 जुलाई 2022 को ये समाप्त करा गया, मतलब लक्ष्य रखा गया था समाप्त होगा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने साथ नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था 2022-23 के तहत, ये हुआ कि नहीं आप लोग जवाब देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत बोल रहा है कि 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया था। मनरेगा के तहत ही 2 करोड़ पौधा, 1-2 नहीं 2 करोड़ पौधा करने का लक्ष्य रखा गया था। कब तक? 2022-23 से हम 2 करोड़ तक 2 करोड़ पौधा रोप देंगे। एक किस मतलब योजना के तहत लाया गया था? तो दीदी की पौधाशाला, दीदी की पौधाशाला योजना के तहत लाया गया था, जिसमें 2 करोड़ पौधा लगाने की मतलब लक्ष्य रखा गया था 22-23 तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो 600 किलोमीटर के नए ग्रामीण सड़कों को निर्माण करना, मतलब गाँव की सड़कों को निर्माण करना 600 किलोमीटर लगभग, समझ गया, 600 किलोमीटर, मतलब हर एक गाँव से जो भी सड़क होगा निकाले जाएंगे। 2022-23 तक ये लक्ष्य रखा गया था कि कम से कम 600 किलोमीटर हम नए ग्रामीण सड़क बनाएंगे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत, ठीक है। मतलब गाँव को जोड़ना है, नाम में ही ग्राम संपर्क। इसी की तर्ज पे एक और चीज़ बनाया गया था, मतलब लाया गया था योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये तो मुख्यमंत्री था,
एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है। इसमें जो है राज्य, ये केंद्र सरकार यानी सेंट्रल वो पैसा देगी। तो इसके लिए उनका लक्ष्य था कि 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। बिहार सरकार ओनली 600 किलोमीटर, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो 2500 किलोमीटर करेगी। हुआ या नहीं आई डोंट नो। ये 22-23 में लक्ष्य रखा गया था कि 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़क बनाए जाएंगे, 22 तक से कंप्लीट कर लिए जाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट है बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था सन 2023 में। ये तो मुझे लगता है नहीं हुआ है बिहार के अंदर। मतलब 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया था कि जो भी बिजली खपत है, जैसे कि हम माने कि 100 यूनिट उठा रहे हैं, तो उसमें से हम जो 10 यूनिट है वो अपना सोलर प्लांट से लेंगे, मतलब अपने छत पे लगा लिए, या सरकार, बिहार सरकारें लगाएगी, वो हमको भेजेगी, समझ गए। कुल ये लक्ष्य रखा गया था कि बिजली खपत का जो 10% है वो सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए रखा गया था सन 2023 तक, जो नहीं फॉलो हुआ अभी तक। आगे बात करते हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था मार्च 2023 तक। जो पश्चिमी कोसी नहर है उसको, परियोजना को क्या पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे बात करते हैं। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया सन जून 2023 तक। क्या बात है। राजगीर यानी कि जहाँ घूमने का जो टूरिस्ट जगह है, तो अच्छा, ये मतलब जो भी सरकार की सोच है बहुत खूबसूरत सोच है कि नहीं। ये हर राज्यों को भी करना चाहिए कि जो भी आपके यहाँ जो टूरिस्ट प्लेस है, कम से कम उसको तो आप सोलर प्लांट लगा सकते हो, वहाँ तो लगा सकते हो, है कि नहीं। आराम से खुला इलाका भी होता है, आराम से वहाँ सोलर प्लांट लगा दे, सारा बिजली सोलर से ही। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है बिहार सरकार के लिए। तो इनका लक्ष्य था कि राजगीर और बोधगया दोनों टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे हम 24 घंटे जो है सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने जून 2023 तक के लक्ष्य रखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता में सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। ये विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? ये शायद गया के अंदर है विष्णुपद मंदिर। अगर हम रॉन्ग है तो कमेंट करके बताइए कि हम गलत बोल रहे हैं। सही है तो अब कहाँ है ये आपको बताना, विष्णुपद मंदिर है कहाँ। ठीक है, फल्गु नदी तो कन्फर्म गया में है। ठीक है, तो विष्णुपद मंदिर के साथ जो फल्गु नदी फ्लो करती है, उसमें ये रखा गया है कि हम यहाँ में जो नदी है वो सूखे नहीं, मतलब हर सालों भर उसमें नदी रहे, तब तो मंदिर की सुंदरता बनी रहेगी, है कि नहीं। पूजा पाठ करने में मजा आएगा। तो ये सरकार के लक्ष्य रखा गया कि अक्टूबर 2023 तक ये हम लक्ष्य कर लेंगे कि वो उस मंदिर, मतलब जो क्या है, उस नदी को हम सूखने नहीं देंगे, समझ गए। अक्टूबर 2023 तक उनका लक्ष्य था। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया सितंबर 2023 तक। 2024 तक, अभी 2024 चल रहा है, जनवरी फरवरी है, सितंबर तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया। होगा कि नहीं होगा देखने वाली बात होगी, है कि नहीं। काम तो बहुत तेज़ चल रहा है। तो ये बोला गया पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण होगा सितंबर 2024। जो भी बच्चे उत्सुक होंगे कि कब होगा तो देख लो भाई, सरकार ने 2024 तक बोला है कि सितंबर तक, मतलब इस साल तक चालू हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2025 तक। ये तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है भाई, ये पहले ही हो जाएगा पूरा। मार्च 2025 से बोल रहा है कि हर घर में प्रीपेड मीटर होगा, यानी कि ऐसा आजकल मीटर बिहार में, हमारे के यहाँ भी है, या जो भी बिहार से बच्चे होंगे सब जानते हो क्या होता है प्रीपेड मीटर। यानी आपने मीटर लगा दिया, अभी आप रिचार्ज नहीं करो, जैसे फ़ोन में रिचार्ज करो तो उसे रिचार्ज करना होता है, नहीं रिचार्ज करोगे आपको बिजली कट जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। उसे बोलते हैं प्रीपेड, पैसा पहले पेड करो तब आपको बिजली मिलेगा। क्लियर है। तो ये वो लक्ष्य रखा गया है सन 2025 तक पूरा हो जाएगा। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। जो बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर, 20 गुना बढ़ सकता है, सोच लो। 2025 तक बोला कि जो भी अभी निर्यात हो रहा है, मतलब 2022-23 का ये न्यूज है, तो जो भी निर्यात है 2025 तक हम उसको दुगुना कर देंगे, और कुल निर्यात का 10% हो जाएगा देश का कुल निर्यात का। ये तो मेरे को लग रहा है इम्पॉसिबल है, लेकिन सरकार चाहे तो कर सकती है। इसमें बोल रहा है क्या कि जो जो भी भारत सरकार मतलब भेज रही, निर्यात कर रही है, उसका 10% जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार करेगा। माना कि 100 रुपये बिहार, मतलब भारत सरकार क्या करे, वो अलग देशों में भेज रही है, ठीक है। तो उसमें से जो 10 रुपया है वो बिहार बिहार भेजेगा बाहर। हर राज्य मिला के भेजता है, भारत का मतलब क्या, पूरा राज्य मिला के बाहर भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो उसमें से जो है 10% जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार करेगा, ये लक्ष्य रखा गया था। 2025 तक ऐसा करने का लक्ष्य रखा गया, देखिए होता है कि नहीं। आगे बात करते हैं। टीवी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया, ये भी 2025 तक, कि बिहार में किसी व्यक्ति को टीवी न रहे। 2025 तक हम लोग जीरो करने वाले हैं। आगे बात करते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा 2025 तक है। ये नीतीश कुमार का प्लान था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 7 निश्चय प्लान समथिंग लाए थे, वो हर घर नल समथिंग समथिंग करके, क्या क्या आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वही बोला कि आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, हम 7 निश्चय दे रहे हैं, ये सातों काम पूरा करेंगे 2025 तक, और कितने काम हुए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लक्ष्य रखा गया, हर खेत पानी का लक्ष्य। बहुत सारे बिहार के अंदर ज़िले हैं जहाँ पे सुखाड़ है, तो सरकार का लक्ष्य है कि हम हर खेत में पानी पहुँचाएंगे, कैसे भी पहुँचाएं, नल जल समथिंग कैसे भी,
लेकिन 2025 तक हम हर खेत में पानी पहुंचा देंगे। ये लक्ष्य रखा गया सन 2025 तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट लक्ष्य जो है हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि बिहार के अंदर किसी को हेपेटाइटिस नहीं होने देना है, मतलब जीरो कर देना है हेपेटाइटिस का केस सन 2030 तक। 2030 बहुत दिन है अभी, 6 साल लगभग है। तो 2030 तक बोला है बिहार सरकार की हम हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया सन 2030 तक, ये भी एड्स है। तो एड्स और हेपेटाइटिस दोनों एक साथ याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया सन 2030 तक। सड़क दुर्घटना का हाफ करना, कैसे हाफ होगा भाई, इस सरकार को सोचना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करें, नियम कानून अच्छा से करें, है कि नहीं, रोड अच्छे बनाएं, ओवरब्रिज अच्छे बनाएं, है कि नहीं, ये सारी चीज़ करना होगा। तो ये लक्ष्य रखा गया 50% तक हम लोग कम कर देंगे। 100% क्यों नहीं कर सकते यार, 85% बोल रहे हैं, 2030 तक कम कर देंगे। देखें कि 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। क्या बात है, ये तो मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पे 100% साक्षर है लोग। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला मतलब स्टेट कौन है, केरला है कि नहीं। तो बिहार की जो सरकार है वो बोल रहा है कि हम 100% साक्षर राज्य बना देंगे सन 2030 तक बिहार को, यानी सभी लोग पढ़े लिखे रहेंगे सबके सब, लेकिन 2030 तक वेट करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2035 तक ये बोला गया है कि जो सकल नामांकन अनुपात है वो 50% हम बढ़ा देंगे, 50% कर देंगे। देखो क्या होता है, बिहार के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई करा, माना कि उन्होंने इंटर करा, बीए करा, ठीक है, बीए के बाद वो आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग का यही होता है, बीए या एमए के बाद क्या होता है, आगे पढ़ाई नहीं करते, यानी कि उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं लोग, या लेना नहीं चाहते हैं। वहीं के बाद क्या करते हैं, ये होता है। तो सरकार चाहती है कि हम 50% नामांकन को हम कम से कम कर देंगे, यानी कि जितने लोग हैं जो कम से कम एमए कर लें उसका 50%, यानी कि जो भी जहाँ तक अभी मैक्सिमम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, माना कि मैक्सिमम अभी एमए तक पढ़ाई कर रहे हैं लोग, तो इसका कम से कम 50% लोग, जितने भी लोग अभी यहाँ तक हैं उनका कम से कम 50% लोग जो हैं वो आगे के लिए उच्च शिक्षा नामांकन करें। ये हम लक्ष्य रखे हैं, 2035 तक ऐसा होगा कि लोग आगे की पढ़ाई भी करेंगे। तो वही बात बोला गया कि उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है सन 2035 तक, यानी कि हायर एजुकेशन को बढ़ाया जाएगा, उसको अच्छा करा जाएगा, स्मूथ करा जाएगा, ताकि लोग नामांकन लें, है कि नहीं। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया 2040 तक। बिहार सरकार जीरो कार्बन प्रोडक्शन करेगी सन 2040 तक। ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये 2040 तक बिहार जो है जीरो कार्बन प्रोड्यूस करने वाला है, ये बोला है बिहार सरकार ने। ठीक है, तो जो भी योजनाएं थी, आगामी लक्ष्य था, कौन कौन पूरा हुआ, आपको आइडिया मिल गया होगा, कौन कौन होने वाला है ये भी आइडिया मिल गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में हो रहे निर्माण कार्य, ये बहुत है, ये करंट में जो चल रहा है, ये तो जो लक्ष्य रखा गया था जो है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सा काम हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको सुन के अच्छा भी लगेगा और क्या क्या हो रहा है एकदम शौक हो जाएगा आप। देखिए बहुत गजब का न्यूज सुनाने वाला है। बोल रहा है बिहार में हो रहे निर्माण कार्य, क्या क्या काम हो रहा है भाई। तो पहला तो काम हो रहा है कि बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज बन रहा है। सोच लो, देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ बन रहा है, बिहार में बन रहा है। बिहार के कहाँ, मुंगेर जिला के अंदर बन रहा है। और ये बिहार का पहला कॉलेज होने वाला है फॉरेस्ट्री कॉलेज, और पूरे देश का दूसरा कॉलेज, समझ गए, देश का दूसरा कॉलेज और बिहार का पहला कॉलेज। क्लियर है, कहाँ बनेगा, मुंगेर में बनेगा फॉरेस्ट्री कॉलेज। ध्यान में रखिए, बन रहा है अभी, देखो बनेगा नहीं, बन रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, बन रहा है ऑलरेडी। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये पटना में बन रहा है। देश का पहला पशु विज्ञान, ये सिर्फ और सिर्फ एक है तो इंपॉर्टेंट है, ये देश का पहला है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, यहाँ पे पशुओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, पटना में बन रहा है। और सिर्फ ये पूरे देश में एक ही है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जा रहा है अभी, तो कहाँ बनाया जाए, कैथवलिया। कैथवलिया कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है, या पूर्वी चंपारण में, सॉरी, पूर्वी चंपारण के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कैथवलिया, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जा रहा है। कितना गजब का न्यूज है कि नहीं। आगे बढ़ लेते हैं। बिहार का पेटेंट सेल, बिहार का पहला पेटेंट सेल बनाया जा रहा है कहाँ, पटना तारामंडल, यानी पटना तारामंडल के अंदर बनाया जा रहा है, बिहार का पहला पेटेंट सेल बनाया जा रहा है। क्लियर है। राज्य का तीसरा वाटर स्पोर्टिंग सेंटर खोला जा रहा है कहाँ, नवादा के कवाकोल में खोला जा रहा है। ऑलरेडी दो मतलब जो स्पोर्ट्स सेंटर है वो प्रेजेंट है बिहार के अंदर। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर मतलब क्या होता है, मतलब पानी में आपको खेलने की सुविधाएं होंगी, समझ गए। वाटर स्पोर्ट्स का मतलब वही होता है, पानी से रिलेटेड खेल। ठीक है, तो ये राज्य का तीसरा वाटर स्पोर्टिंग सेंटर बन रहा है कहाँ, नवादा के कवाकोल में। नवादा की जगह है कवाकोल, वहाँ बन रहा है। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है गोपालगंज के अंदर। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बन रहा है, गोपालगंज। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है। एक चिड़ियाघर तो पता है आपको पटना के अंदर है, लेकिन दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है, तो अररिया जिला के अंदर बन रहा है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर। इस जो भी न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान में रखना है।
बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है कैमूर के अंदर। एक टाइगर रिजर्व तो ऑलरेडी है, कहाँ में है कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा जो बन रहा है वो कैमूर के अंदर बन रहा है। क्लियर है। बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट बन रहा है। बिहार का पहला, ऐसा पहली बार हो रहा है बिहार के अंदर जो जहाँ तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट बनाया जाएगा। कहाँ? तो दरभंगा के अंदर ही बन रहा है। बिहार की पहली फिश फीड मिल रोहतास के अंदर बन रहा है। फिश फीड मिल समझ रहे हो, फिश को फीड करने जो दाना खिलाते हैं उसके लिए बन रहा है ये मिल। तो बिहार की पहली फिश फीड मिल बन जा रहा है कहाँ? रोहतास के अंदर। समझ गए, मछली से रिलेटेड समथिंग होगा। तो फिश फीड मिल बन रहा है रोहतास के अंदर, ये बिहार का पहला ऐसा है। पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है कहाँ? बिहार के बिहटा में। बिहटा कहाँ है? पटना जिला के अंदर आता है बिहटा शायद। तो याद रखिएगा, पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है कहाँ? बिहटा के अंदर। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी आग उग से होता है ना, उससे बचने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा में बन रहा है। देखो, राज्य का दूसरा चिड़ियाघर तो आपको बता दिए थे कि अररिया में बन रहा है, और दूसरा तारामंडल भी बन रहा है अब। दूसरा तारामंडल कहाँ बन रहा है? दरभंगा के अंदर बन रहा है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बन रहा है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है बेगूसराय के अंदर, बॉटलिंग प्लांट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा है, सोच लो। फिर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी कि ये भी है तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। कहाँ कहाँ? तो नवादा और कैमूर में ऑलरेडी बन रहा है। नवादा और कैमूर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। समझ गए। आगे बात करते हैं। राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जा रहा है, ऑलरेडी एक लग चुका है। कहाँ है आप कमेंट करके बताइएगा, सर्च कीजिएगा गूगल पे, आइडिया मिलेगा, है कि नहीं। तो दूसरा जो बन रहा है वो पूर्णिया के अंदर बन रहा है। राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ बन रहा है? पूर्णिया में बन रहा है। अस्थाई ट्रैफिक पार्क बन रहा है कहाँ? पटना के अंदर। अस्थाई ट्रैफिक पार्क, जहाँ पे क्या होता है, आपको सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग मतलब कराया जाता है, आपको चेक किया जाता है कि आपको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं। ठीक है, तो वही है ट्रैफिक पार्क। तो अस्थाई ट्रैफिक पार्क बन रहा है पटना के अंदर। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में कहीं नहीं है, और ये बन रहा है अभी पटना के अंदर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, यानी कि डॉल्फिन के ऊपर क्या हो, रिसर्च करे जाएंगे। समझ गए। तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर क्या है? आपका पटना है, पटना में बन रहा है, सॉरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, देखो दो दो बन रहा है अभी, एक तो पटना में बनेगा, दूसरा जो बन रहा है भागलपुर में बन रहा है। पहला जो पटना में और दूसरा जो बन रहा है, और ये देखो भारत में का दूसरा भी है ये, मतलब जो भी बिहार में बन रहा है वो भारत का पहला और दूसरा है, सोच लो। इससे पहले कहीं बना ही नहीं है। तो रिसर्च सेंटर पहला पटना में बन रहा है, और दूसरा रिसर्च सेंटर जो बन रहा है भागलपुर में बन रहा है। बापू टावर की बात करते हैं। बापू टावर जो बन रहा है गर्दनीबाग पटना के अंदर बन रहा है, बापू टावर। क्लियर है। आगे बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ? पटना के अंदर बनाया जा रहा है। मिल्खा सिंह खेल परिसर बनाया जा रहा है, तो कहाँ में? गया के अंदर बनाया जा रहा है। गया, गया में क्या बन रहा है? मिल्खा सिंह खेल परिसर। समझ गए। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी बन रहा है। उत्तर भारत में कहीं नहीं है ऐसा रिफाइनरी, जो ऑलरेडी बन रहा है कहाँ? बायोडीजल रिफाइनरी बन रहा है कहाँ? पटना के अंदर बन रहा है। बायोडीजल यानी कि बायोडीजल समझते हो कैसे बनता है? यानी कुछ क्या होते हैं हमारे कृषि से रिलेटेड जो भी सामान, जैसे गन्ना वगैरह हो, उससे हमारा क्या होता है? बायोडीजल बनता है समथिंग। तो वही रिफाइनरी बन रहा है, बायोडीजल रिफाइनरी। ठीक है। इथेनॉल के बारे में आपको बताया भी था, वही होता है बायोडीजल। बायो मतलब वही क्या कि कृषि पर रिलेटेड जो चीज़ें होंगी। ठीक है। आगे बात करते हैं। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना, देखो इथेनॉल यूनिट की स्थापना हो रही है बिहार की पहली, तो गोपालगंज में हो रही है। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना गोपालगंज। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन इससे आने वाला है। डायरेक्ट पूछेगा बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना कहाँ हुई है? गोपालगंज बोलिएगा, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान में रखिएगा। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बन रहा है मुजफ्फरपुर। देश का, नॉट ओनली बिहार, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर। क्लियर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर, दुनिया का, नॉट ओनली देश, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बन रहा है। इससे ज़्यादा हाइट का कहीं रामायण मंदिर है ही नहीं। तो पश्चिमी चंपारण में बन रहा है ये। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर कहाँ? सॉरी, पश्चिमी चंपारण बोल रहा हूँ, पूर्वी चंपारण के अंदर बन रहा है। ठीक है, पूर्वी चंपारण बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर। आगे बढ़ेंगे। देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क है, देश का है, नॉट ओनली बिहार, देश का जूट और फाइबर पार्क बन रहा है कहाँ? पूर्णिमा के अंदर, सबसे बड़ा होगा ये। कहाँ? पूर्णिया के अंदर। बिहार रोड रिसर्च संस्थान, बिहार रोड रिसर्च संस्थान कहाँ बन रहा है? मोकामा के अंदर। यानी कि रोड के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, कैसे कैसे क्या बनाना है कि नहीं। तो बिहार रोड रिसर्च संस्थान बन रहा है मोकामा के अंदर। फिर पूछ रहा है राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक बन रहा है, टॉयलेट क्लिनिक की बात कर रहा है, तो ये मुजफ्फरपुर के अंदर बन रहा है राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है सारण में, राज्य का सबसे बड़ा। बिहार का सबसे बड़ा पूछा है कार्गो टर्मिनल कहाँ बन रहा है, ये कहाँ में है, तो ऑलरेडी बोल रहा है आपको सारण में। ठीक है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। महाबोधि का मतलब समझो बुद्ध से रिलेटेड होगा। महाबोधि ब्रिज, जिसके नीचे क्या था, महात्मा बुद्ध ने क्या था,
ज्ञान अर्पण किए थे। तो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जो है ये बोधगया के अंदर बनाया जा रहा है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज की बात करते हैं। तो बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज बनाया जा रहा है पटना साहिब के अंदर। फिर है माल सलामी कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी के अंदर बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। देखो स्टेडियम बनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल का, समझो तो क्या लिखा हो, राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब समझ रहे हो, इंटरनेशनल लेवल के खेलेंगे, यानी कि भारत और जब अदर कंट्री खेलते उस लेवल की जो मैच होगी है बिहार के अंदर होने वाली है। तो राजगीर में स्टेडियम बन रहा है। ठीक है, नाम क्या है, राज खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सॉरी, बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय वैशाली में बनाया जा रहा है। ठीक है, वैशाली कैसे कनेक्टेड है बौद्ध से, आपको तो जानते होंगे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये पटना के अंदर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, रीजनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ, गया के अंदर। रीजनल मतलब समझ रहे हो, लोकल चीज़ हो गई। तो रीजनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है कि हाँ, गया के अंदर बन रहा है। आगे बात करते हैं, राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बन रहा है। देखो पहला इथेनॉल प्लांट बोला तो ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पहला अगर पूछेगा तो पालन नहीं बनेगा। अगर पूछेगा सबसे बड़ा कहाँ बन रहा है बिहार के अंदर, तो बोलना है कि पूर्णिया में बन रहा है। सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ बन रहा है, पूर्णिया में। लेकिन पहला कहाँ बन रहा है, तो गोपालगंज में। तो कंफ्यूज नहीं करना है, समझ गए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, हिरन रेस्क्यू सेंटर बन रहा है, हिरनों को बचाने के लिए हिरन रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है बक्सर के अंदर। और भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है ये भारत का दूसरा है। इससे पहले कहीं में मतलब एक जगह ऑलरेडी बिहार के अंदर है, मतलब भारत, पूरे भारत में, नॉट ओनली बिहार। भारत का ये दूसरा ग्लास ब्रिज बनने वाला है और पूर्वोत्तर भारत का ही पहला होगा। उत्तरी बिहार में मतलब उत्तरी भारत में कहीं भी नहीं है ऐसा। तो राजगीर में ऑलरेडी बन चुका है, आप जाकर घूम भी सकते हो। तो भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज, यानी ऐसा ब्रिज है जो किसी पूरी तरह शीशे का है, बहुत हाइट पे है। आप नीचे से देखोगे तो कुछ नहीं, जैसे चाइना वाला ब्रिज देखा था ना आपने, वो सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो ये भारत का दूसरा वन है और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। कहाँ, तो राजगीर में। आगे बढ़ लेते हैं, तो आगे पूछ रहा है, राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है। राज्य का पहला, पूरे राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है तो अररिया के कुसियार गाँव पे, जगह का नाम क्या है, कुसियार गाँव, अररिया में है। तो ये बिहार राज्य का पूछेगा कि पहला जैव विविधता पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना है, कम से कम जिला तो याद रखोगे ही। अररिया कुसियार गाँव। ठीक है, अब देखो इससे पहले क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, राज्य के बिहार में राज्यों का स्थान क्या है, मतलब बिहार के राज्यों का स्थान नहीं समझा। बिहार के राज्यों का स्थान, ये गलत लिख दिया भाई जी। बिहार के जिलों का स्थान क्या है, जो बिहार के जिले हैं और कौन कौन से नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन होगा नंबर 1 पे। तो प्रति व्यक्ति आय के नंबर मामले में पटना जो है नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे है बेगूसराय और मुंगेर है नंबर 3 पे। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा इनकम किसका पास है, यानी मंथली अब सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है। तो पटना के जो लोग हैं ज़्यादा कमा रहे हैं। सेकंड नंबर पर बेगूसराय और थर्ड नंबर पर क्या है, मुंगेर है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम पूछेगा तो याद रखना शिवहर का याद रखें। देखो सेकंड थर्ड याद रखो ना रखो, फर्स्ट और लास्ट जरूर याद रखना होगा कि फर्स्ट में पटना है और सबसे लास्ट में शिवहर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक गरीब जिले। गरीब 3 जिले आपको याद पूछ सकता है, तो सबसे गरीब 3 जिले कौन है, किशनगंज सबसे गरीब है। देखो प्रति व्यक्ति आय में देखो किशनगंज का नाम कहीं भी नहीं है, लेकिन गरीबी के मामले में है। गरीब जिले का मतलब ये नहीं होता कि प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, वहाँ का कंडीशन कैसा है। गरीब जिला का मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्रति व्यक्ति आय को नहीं देखते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वहाँ के लोग कम कमाते हैं तो वहाँ का उनका जिला कमजोर है या गरीब जिला, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो गरीब जिला नहीं कहलाएगा वो। प्रति व्यक्ति आय अलग है, गरीब जिला अलग है। ठीक है, तो सर्वाधिक गरीबी 3 जिले में आता है, किशनगंज सबसे गरीब है, सेकंड नंबर पर अररिया और मधेपुरा उसके बाद है। सबसे कम गरीब यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब डेवलप है, मतलब सबसे अमीर मान लो कि चलो, तो सबसे अमीर जिले जो है पटना है, फिर भोजपुर है और सिवान है। पटना, भोजपुर और सिवान टॉप 3 बताऊँगा। ठीक है, सबसे अधिक बागवानी भूमि, यानी कि वैसा जिला जहाँ पे ज़्यादा बागवानी के लिए, यानी कि क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे लगाने के लिए ज़्यादा भूमि है, तो शिवहर के अंदर ऐसा है, सबसे अधिक बागवानी भूमि आपको मिलेगा। उसके बाद अररिया, उसके बाद मधुबनी। तो शिवहर याद रखिएगा नंबर 1 पे है। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले, यानी कि वैसा जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है बिहार के अंदर,
तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो सर्वाधिक आपका वर्षा होता है किशनगंज के अंदर होता है। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन है? किशनगंज है। उसके बाद सेकंड नंबर सुपौल आता है, थर्ड नंबर पश्चिमी चंपारण आता है। सबसे कम वर्षा वाले जिले, तो सबसे कम वर्षा जो होता है अरवल के अंदर होता है। उससे थोड़ा ज़्यादा कहाँ कैमूर में होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा रोहतास में होगा। तो सबसे कम याद रखना अरवल में, या सबसे ज़्यादा कहीं किशनगंज में। अब बात करते हैं एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले, यानी कि नेशनल हाईवे किस जिले से होकर सबसे ज़्यादा गई है, सबसे ज़्यादा लंबा नेशनल हाईवे किस जिला के अंदर है, ये पूछ रहा है। तो पटना के अंदर आपको मिल जाएगा नेशनल हाईवे सबसे लंबा। ठीक है, तो पटना के बाद है मधुबनी, मधुबनी के बाद है मुजफ्फरपुर। अगर बात करते हैं नेशनल हाईवे सबसे कम वाले लंबाई वाले, तो सीभर में नेशनल हाईवे नहीं है, बहुत कम है। तो सीभर सबसे कम हो गया। उसके बाद शेखपुरा और लखीसराय है। सर्वाधिक नगरीकृत जिले, यानी कि वैसा जिला जहाँ पे क्या है नगरीकृत, मतलब हो गया कि ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा सिटी है। ठीक है, मतलब ज़्यादा सिटी बना हुआ, लोग ज़्यादा डेवलप हैं, ये मान के चल सकते हो आप। मतलब गाँव आपको दिखाई नहीं देगा। नगरीकृत का मतलब क्या हो गया? खेती बाड़ी नहीं होना, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, हो गया नगरीकृत। तो पटना सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला है। उसके बाद सेकंड नंबर मुंगेर आता, थर्ड पे आता नालंदा। सबसे कम नगरीकृत जिला बोले गए हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा गाँव है, तो गाँव सबसे ज़्यादा कहाँ है? मधुबनी के अंदर है। फिर बांका हो गया सेकंड लास्ट, सीतामढ़ी हो गया थर्ड लास्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा गांव कहाँ? मधुबनी के अंदर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शहर कहाँ? तो पटना। आगे बढ़ लेते हैं। सबसे कम बिजली खपत करने वाले जिले, तो शिवहर जो है सबसे कम बिजली खपत करता है, क्योंकि क्या ज़्यादातर गाँव वाला क्षेत्र ही है, तो यहाँ का पॉपुलेशन भी कम है, तो शिवहर सबसे कम बिजली खर्च करता है। सेकेंड लास्ट में अरवल हो गया, फिर शेखपुरा हो गया। और सबसे अधिक बिजली खपत कोई करता है तो पटना जिला करता है। उसका सेकंड नंबर पर गया आता है, थर्ड नंबर पर मुजफ्फरपुर आता है। पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बिजली खर्चा कौन करता है? तो पटना के लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं। उसके बाद कौन है भाई? पटना के बाद कौन बताया था आपको? गया बताया था ना। पटना के बाद गया, गया के बाद मुजफ्फरपुर, और सबसे कम में कौन है? शिवहर है। चावल के उत्पादन 3 जिले नंबर टॉप 3 कौन है भाई? तो चावल में रोहतास नंबर 1 पे है। रोहतास के बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर है। और गेहूं के मामले में कौन नंबर 1 पे है? तो गेहूं के मामले में रोहतास, यानी कि दोनों चीज़ में, यानी चावल और गेहूं दोनों में टॉप कर रहा है रोहतास। और गेहूं में सेकंड नंबर में कैमूर है, और पश्चिमी चंपारण नंबर 3rd पे आता है। ठीक है, मक्का उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, तो मक्का उत्पादन में कटिहार नंबर 1 पे है, पूर्णिया सेकंड पे है, खगड़िया नंबर 3rd पे है। मक्का उत्पादन में कटिहार नंबर 1, पूर्णिया सेकंड, खगड़िया नंबर 3। दलहन उत्पादन में पटना नंबर 1 पे है। देखो पटना में लगा रहा कि सब नगरीकृत है, तो ऐसा नहीं, पटना जिला के अंदर दलहन में सबसे नंबर 1 पे है। ये सरप्राइज कर दिया पटना, है कि नहीं। दलहन के उत्पादन में शीर्ष पे है पटना, सेकंड पे है औरंगाबाद, थर्ड पे है नालंदा। अब बात करते हैं गन्ना उत्पादन, तो गन्ना उत्पादन नंबर 3 पे है नंबर 1 पे कौन बोला है? तो नंबर 1 पे है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है बिहार के अंदर। फिर है पूर्वी चंपारण, उसके बाद क्या है? गोपालगंज है। याद रहेगा, पश्चिमी चंपारण पहले, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज। अब आते हैं केला की बात करते हैं। केला में लोग सोचते हैं कि हाजीपुर है, लेकिन ऐसा नहीं है। केला में पहले तो देखो कौन सा जिला दिया। कोला उत्पादन में सर्वाधिक जिले हैं, वो मधुबनी जिला से आता है। देख लो, जहाँ से लीची वगैरह आता है। तो केला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मधुबनी से होता है, मधुबनी। मधुबनी के बाद आता है वैशाली, वैशाली के बाद क्या है? मुजफ्फरपुर। तो टॉप में क्या है? मधुबनी है, उसके बाद वैशाली है। समझिए, मधुबनी, उसके बाद वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर। तो याद रखना, दिमाग से हटना नहीं चाहिए कि सबसे ज़्यादा केला उत्पादन कौन जिला कर रहा है? मधुबनी कर रहा है। आगे बात करते हैं अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है बिहार के अंदर? तो अमरूद में टॉप पे कर रहा है नालंदा, नालंदा नंबर टॉप पे है अमरूद के मामले में, सेकंड पे है मुजफ्फरपुर, थर्ड पे है रोहतास। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो आम में दरभंगा नंबर 1 पे है, इसके अलावा सेकंड थर्ड है ही नहीं कोई। तो आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन? दरभंगा करता है। और यहाँ कुछ आम है, क्या बोलते हैं, माशा आम, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आलू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? पटना करता है। देखो पटना फिर से रिवाइज कर दिया। दलहनों में टॉप पे कर रहा है पटना, आलू के मामले में पटना टॉप पे है, पटना जिला। और सेकंड पे आता है नालंदा, थर्ड पे आता है समस्तीपुर। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है भाई? तो प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करता है नालंदा। नालंदा 2 चीज में टॉप कर रहा है, अमरूद में और प्याज में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण सेकंड पे, और थर्ड पे आता है पटना। मछली का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है? मधुबनी कर रहा है। देखो मछली में और केला में ऐसे रिलेट करके याद रखोगे। दो चीज़ किसका आ रहा था उसको याद कर जाना है। जैसे केला और मछली में क्या आ रहा है? केला और मछली में कौन सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहा है? मधुबनी आ रहा है टॉप पे, तो याद कर जाना है। दोनों के बदले एक बार में याद हो गया, है कि नहीं। तो ये था। तो मैं एक बार फिर से मैं टॉप का सिर्फ बता दूँ, थर्ड पे कौन है, सेकंड पे कौन है, वो नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, जो टॉप बोला है उसको मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि ध्यान में रहे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे नंबर 1 पे है पटना। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम में कौन है? शिवहर है। सर्वाधिक गरीब जिला कौन है? किशनगंज है। और सबसे अमीर जिला पटना है। सबसे अधिक बागवानी भूमि कहाँ के पास है? शिवहर के पास है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो अरवल में होता है। एनएच जो नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पटना के अंदर है। सबसे कम कहाँ नेशनल हाईवे? तो शिवहर के अंदर है। सर्वाधिक नगरीकृत यानी कि सबसे ज़्यादा शहरी जिला कौन है? तो पटना है। और सबसे कम नगरीकृत जिला कौन है? मधुबनी, यानी सबसे ज़्यादा गाँव वाला जिला कौन है? मधुबनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक बिजली खपत कौन करता है? पटना करता है। सबसे कम बिजली खपत कौन करता है? शिवहर करता है। चावल उत्पादन नंबर 1 पे कौन है? रोहतास है। गेहूं उत्पादन कौन है? तो रोहतास ही है। मक्का उत्पादन कौन है? कटिहार नंबर 1 पे है। दलहन में पटना नंबर 1 पे है।
गन्ना में पश्चिमी चंपारण नंबर 1 पे है। केला में कौन है, तो मधुबनी जिला नंबर 1 पे है। अमरूद में जो है नालंदा जिला नंबर 1 है। आम में कौन है, दरभंगा नंबर 1 है। आलू में क्या है, पटना नंबर 1 है। और प्याज में कौन है, नालंदा नंबर 1 है। साथ में मछली की बात करते हैं तो मधुबनी नंबर 1 पे है। अब दो दो करके देख लेते हैं, तो मधुबनी जो है केला और मछली दोनों में नंबर 1 पे है। नालंदा जो है अमरूद और प्याज दोनों में नंबर 1 पे है। ठीक है। और बाकी पटना तो देख लो, पटना तो भरा हुआ है। पटना आपका प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 है। सबसे अमीर जिला पटना है। फिर पटना के बाद सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे पटना में है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक बिजली खपत भी पटना करता है। सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन भी पटना करता है। और सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन कौन कर रहा है भाई, ये भी पटना कर रहा है। तो ये पटना वाला कॉमन हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे लेट के था, देखो सीभर भी टॉप में कहीं कहीं आ रहा है। तो प्रति व्यक्ति सबसे कम है तो सीभर का है। और सीभर का सबसे ज़्यादा बागवानी भूमि है, नहीं बागवानी करने के लिए यहाँ पे इनके पास ज़्यादा भूमि है सीवर के पास। अब सीवर जी के पास क्या NH नेशनल हाईवे सबसे कम है, क्योंकि बागवानी के लिए खर्चा कर दिए, इसलिए नेशनल हाईवे उनके पास है नहीं। ये ऐसे रिलेट करके याद रखो किसी तरह से कहानी बना के। फिर सीवर वाले क्या यहाँ पे हैं भाई, सबसे कम बिजली भी सीवर वाले खर्चा करते हैं, क्योंकि गाँव में रह रहे हैं तो बिजली का उत्पादन उतना है नहीं, यूज है नहीं। तो सीवर के बाद आता है सीवर के और कहीं पे है तो नहीं है बस। और रोहतास तो आपको याद रहेगा, चावल और गेहूँ दोनों खाइए, रोहतास नंबर 1 पे। तो ये सब आपको याद रखना होगा, टॉप में कौन है और लास्ट पे कौन है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे जो है आपका बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते हैं। बहुत सारे MOU साइन करा गया है, बिहार सरकार ने साइन करा, किस लिए, ताकि बिहार का डेवलपमेंट हो। बहुत सारे MOU का मतलब होता है साझेदारी करना। साइन करेंगे तब ना दो देश या दो राज्य जो है आपस में साइन करेंगे तब ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे बोलते हैं MOU पे साइन करना। ठीक है। MOU का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करें इसको, MOU का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पहला जो है देखो शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु चलाया गया था, बिहार और छत्तीसगढ़ में करा था। तो बिहार सरकार जो क्या करेगी, छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदेगी, इसके लिए समझौता करा गया था बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच में बिजली को खरीदने के लिए। नेक्स्ट है, बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने का समझौता करा गया था गेल इंडिया के साथ। गेल इंडिया और बिहार सरकार ने हाथ मिलाया कि हमारे यहाँ आइए और बायोगैस प्लांट लगाइए। कौन, गेल इंडिया। नेक्स्ट बात है, बिहार में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सिडबी के साथ हाथ मिलाया। सिडबी का फुल फॉर्म बताना होगा आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बताएंगे भी नहीं, कमेंट करके बताइएगा सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो MSME क्षेत्र मतलब हो गया मीडियम जो साइज के जो बिजनेसेस होते हैं उसको डेवलप करने के लिए बिहार सरकार ने सिडबी के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा का आदान प्रदान करने के लिए समझौता करा बिहार और नेपाल ने। बिहार नेपाल के बीच में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। कुछ बिजली हमको दीजिए, कुछ बिजली हम आपको देंगे। कुल मिला ये है, तो हम लोग नेपाल से पूरे दूसरे देश से ले रहा है बिहार सरकार, नॉट ओनली इंडिया, अलग देश ही हैं, नेपाल के अलग कंट्री, वहाँ से बिजली का आदान प्रदान होगा, इसके लिए करा गया है MOU पे साइन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट बोल रहा है, IIT से को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने की समझौता करा है। IITI जो है बिहार का, उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना है, यानी कि बेहतर बनाना है, ऐसा जगह एकदम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लोग पढ़ते हैं, उसको बनाकर जो युवाओं को क्या है रोजगार दिलाने की समझौता करा गया। किसके साथ, तो बिहार सरकार ने क्या था, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया था। जो टाटा है ना उसके साथ हाथ मिलाया था। तो कि जो IIT में पढ़ रहे हैं हुआ ITI में, एक सेकंड IIT नहीं लिखा हुआ, ITI की बात की जा रही है यहाँ पे, कन्फ्यूज नहीं करना है, हम भी कन्फ्यूज हो गए। यहाँ जो ITI जो होता है ना 2 साल वाला, उसकी भी बात हो रही है। ITI करोगे तो रेलवे फॉर्म भरोगे, है ना, उस तरह से, तो उसकी बात हो रही है ITI वाले के लिए। तो उसको सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहा है और उनको रोजगार दिलाने की बात करा गया है, टाटा के साथ हाथ मिलाया वैसा करना। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अपने अपने राज्यों को 7 गाँव को अदला बदली करने की समझौता करा गया। देखो अब 2 राज्य अपना गांव ही अदला बदली कर लिया, ऐसे कहीं होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश को बोला है कि मेरा 7 गाँव तुम ले लो, अपना 7 गाँव हमको दे दो। तो जो वहाँ रह रहे हैं वो समझ गए, जो पहले यूपी के थे अब बिहार के हो गए, जो बिहार के हो यूपी के हो गए। तो 7 गाँव का अदला बदली करा गया है बिहार और यूपी के बीच में। गजब का न्यूज है ना। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की ऐसा कहाँ होगा, बॉर्डरों के पास होगा, ऐसा नहीं कि बीच में हो जाए, बॉर्डर जहाँ पे होगा वहाँ अदला बदली हुआ होगा, समझ गए, ताकि वो आसानी हो जाए बॉर्डर बनाना या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, इसलिए करा गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बिहार के सरकारी स्कूल में क्या बोले, मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता करा है। बिहार सरकार ने बोला है अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिड डे मील मतलब समझ दोपहर का खाना मिलता है बच्चों को फ्री में, उसके लिए समझौता करा गया है। बिहार सरकार ने किसके साथ करा है, अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ हाथ मिला है, अक्षय पात्र फाउंडेशन, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए समझौता करा गया है। मुजफ्फरपुर में क्या बन रहा है, कैंसर अस्पताल बन रहा है, उसके समझौता करा किसके साथ, बिहार सरकार ने टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ हाथ मिला है। टाटा मेमोरियल सेंटर, यहाँ देखो यहाँ टाटा टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाया है, ITI वाले के लिए रोजगार प्रदान के लिए, और अस्पताल बनाने के साथ टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ, समझ गए।
तो दोनों जगह टाटा है। मुजफ्फरपुर में बन रहा है कैंसर अस्पताल। अब बात पकड़ लेते हैं बिहार में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख ऐप एंड पोर्टल। ऐसा नहीं कि बिहार में ऐप और पोर्टल के मामले में पीछे है, टेक्नोलॉजी के मामले में बिहार बहुत आगे है। तो कौन कौन सा ऐप है जो बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, कौन कौन सा पोर्टल जो चलाया जा रहा है, तो इसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। इससे आपको फ़ायदा भी होगा। कौन कौन सा पोर्टल है भाई, तो पहला जो पोर्टल ऐप जो लाएगा उसका नाम है बेफिक्र ऐप। बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन चिंता नहीं। ये किस लिए बनाया गया, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव कम करने के लिए आधुनिकीकरण तकनीक को अपनाने की दिशा के में जल संसाधन विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मतलब बाढ़ से कैसे बचा जाए और सुखाड़ से कैसे बचा जाए उसके लिए चलाया गया है। किसके द्वारा लाया गया था ये ऐप जो लाया गया है, जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा लाया गया। बेफिक्र रहिए आप, बाढ़ और सुखाड़ हम देख लेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा इस सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए चला गया। मतलब डेटा को ऑब्जर्व करेगा समथिंग कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितना क्या हुआ है, इसी के लिए बनाया गया इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा। समझ गए, ताकि दुर्घटनाएं कम हो आगे चल के, उससे सीखें हम, है कि नहीं। आगे पढ़ते हैं लेट्स सिंस, क्या लिखा हुआ, सिंस, क्या लिखा हुआ यार, सिन स्प्री, सिंस्पायर, PIRE, हाँ वही है, लेट्स सिंस्पायर, इंस्पायर होना चाहिए लेकिन सिंस्पायर लिखा हुआ। ओ हाँ, लेट्स इंस्पायर ही है, सॉरी, लेट्स इंस्पायर बिहार .org, मतलब एक पोर्टल है लेट्स इंस्पायर बिहार .org। इसमें क्या कर रहा है, उद्यमिता को विकास हेतु, यानी कि जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके विकास हेतु या बिजनेस वाले को डेवलपमेंट के लिए चलाया गया लेट्स इंस्पायर बिहार .org करके, ठीक है। इस पर विजिट कीजिएगा, क्या है थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो ये है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा ऐप लाया गया क्या, गृह। ये तो पोर्टल था, ये है क्या, गृह दर्शन ऐप। मतलब गृह मतलब घर का दर्शन, तो गृह दर्शन ऐप लाया गया है भाई। इसमें बोला है कानून व्यवस्था को और बेहतर करने एवं जरूरत के समय लोगों की सहायता हेतु चलाया गया। भाई ये तो बिहार में कम ही लगता है, उम्मीद है, लेकिन फिर भी चलो। इसका मेन मकसद क्या है, कानून व्यवस्था को ठीक करना है और जरूरत के समय लोग को सहायता देना है। जब जरूरत पड़े तब सिपाही पहुँच जाए, कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं लोग, समझ गए, टाइम पे आ जाए। लेकिन ऐसा हो तो बहुत बड़ी बात है। तो यही है गृह दर्शन ऐप का मतलब, कानून व्यवस्था को ठीक करना। फिर आया बिहान ऐप। बिहान, ये आप जानते हो बिहान क्या है, एक यूट्यूब चैनल भी शायद है रजनीश कुमार का, लेकिन वो उनकी बात नहीं हो रही, बिहान ऐप है ऑलरेडी, ठीक है। तो बिहान ऐप जो क्या, घर बैठे खेती के गुण सीखने हेतु ये चलाया गया। घर बैठे खेती के गुण सीखने हेतु चलाया गया, यानी घर बैठे रहिए और आपको हम सिखा देंगे खेती करना, समझ गए। इसी को बोलते हैं बिहान ऐप। बिहान, देखो बिहान का मतलब आखिर क्या होता है, बिहान का मतलब होता है नेक्स्ट डे, कल। बिहार के लैंग्वेज में बिहान का मतलब होता है अगला दिन। अरे आज न करो, बिहान करो। बिहान का मतलब अगला, नेक्स्ट डे, समझ गए। तो ये बिहान ऐप लाया गया। नेक्स्ट पड़ता है वंडर ऐप लाया गया। वंडर ऐप क्या है, किस लिए भाई, तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, तो यानी कोई भी स्वास्थ्य रिलेटेड दिक्कत होगा तो उसके लिए आपको है वंडर ऐप, नॉट वंडर वुमन, यहाँ वंडर ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट पड़ता है सुविधा ऐप। सुविधा ऐप जो है बिजली विभाग से संबंधित हर समस्या के समाधान है। तो बिजली विभाग से कोई आ रहा है आपको गाँव में, ट्रांसफार्मर चल गया, कुछ भी हो गया, सुविधा ऐप आपको ऑलरेडी है, सुविधा देगी। सुविधा ऐप कैसे, कितना ये एकदम जो भी है रिलेटेड है एकदम, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, है कि नहीं। तो सुविधा ऐप जो लाया गया है बिहार बिजली विभाग के द्वारा लगाया गया है, संबंधित हर समस्या को समाधान है। तो कोई भी दिक्कत हो रहा है सुविधा ऐप का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है ई संबंधन पोर्टल। ई संबंधन निजी माध्यमिक विद्यालय को ICSE और CBSE बोर्ड से संबंधता हेतु, जो प्राइवेट माध्यमिक स्कूल है उनको मतलब संबंधता मतलब कनेक्टेड करने के लिए ICSE और CBSE बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए लाया गया है ई संबंधन पोर्टल लाया गया है। जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वो ICSE या CBSE से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो प्राइवेट स्कूल का ग्रोथ हो, है कि नहीं। अच्छी बात है कि नहीं, बहुत अच्छा ये स्कीम है। सरकार जो है प्राइवेट लोगों को भी देख रही है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं IHIP पोर्टल लाया गया। IHIP पोर्टल क्या है भाई, 33 तरह की बीमारियों के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। क्या बात है, 33 तरह की जो बीमारियाँ हैं उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है, IHIP पोर्टल बनाया गया है, समझ गए, 33 तरह की बीमारियों के लिए। नेक्स्ट बोलते हैं हेरिटेज ट्री ऐप। हेरिटेज ट्री ऐप किस लिए भाई, राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित डेटा तैयार कर उनके संरक्षण के लिए। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सरकार अगर ऐसी कर रही है तो बहुत बहुत खूबसूरत बात है। ये जो विरासत वृक्ष हैं, यानी कि जो हमारे हिस्ट्री से जो पेड़ है जो अभी चलता आ रहा है वो विलुप्त तो नहीं हुआ है, समझ रहे हो, तो उसी को बोलते हैं विरासत वृक्ष, जो बहुत पुराना वृक्ष है। ये का मतलब नहीं कि पेड़ लगा दे वो पुराना हो गया, उसका मतलब वो नहीं पुराना, ऐसा मतलब कैटेगरी, जैसे बरगद हो गया क्या, बहुत सारा पहले से आता हुआ चला आ रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या हेरिटेज ट्री के अंदर आता है, ऐसा ट्री जो बहुत पहले से चला रहा है उसको संरक्षित करना, उसको लुप्त नहीं होने देना, ताकि हमारे आने वाले बच्चे भी जाने कि बिहार में ये ऐसा ऐसा तरह का पेड़ होता था, समझ गए। तो इसलिए ऐप लाया गया हेरिटेज ट्री ऐप।
राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित जो भी डेटा है उसको तैयार करना है और उनको संरक्षण करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ लेते हैं भाई। नेक्स्ट जो आया है उसका नाम है बॉमिस, WMIS, बॉमिस ऐप लाया गया राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए लाया गया है ये बॉमिस, एकदम न्यू टेक्नोलॉजी से आपका सिंचाई करने के लिए लाया गया ये, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग वॉक ऐप, फ्रॉग वॉक में क्या बोल रहा है? फ्रॉग मतलब मेढक ही होता है, समझ लो, जो सोच रहे हैं वही है। तो फ्रॉग वॉक ऐप में क्या है? छोटे कामगारों को रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए, छोटे मोटे रोजगार उनको समस्या हो रही है, उसको उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए, छोटे कामगारों के लिए है फ्रॉग वॉक। आगे बात करते हैं गृह दर्शन ऐप। गृह दर्शन ऐप लगता है मैं एक ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही है बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, बता दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। मनरेगा आपका परवरिश करेगी, माता पिता नहीं। तो वही बोल रहा है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है भाई, इसमें बोल रहा है कि ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बक्सर के चौसा से शुरुआत हुआ इसका, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है? ग्रामीण सशक्तिकरण है, ग्रामीण के लोगों को मजबूत करना, ठीक है, सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। दूसरा फिर क्या काम है? जो बैठे हुए लोग हैं उनको रोजगार प्रदान कराना, ठीक है, इस और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, इसका मेन मकसद ये है। मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप के तहत ऐसा किया जाएगा, ठीक है। और इसका शुरुआत जो हुआ कहाँ में हुआ था? तो बक्सर के चौसा से शुरुआत किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अश्विन बिहार ऐप, नॉट आर अश्विन जो हमारे बॉलर हैं उनकी बात नहीं हो रही है, ये अश्विन बिहार ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात है? आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आसानी से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए, जो भी आशा के कार्यकर्ताएँ हैं उनके लिए बनाया गया है, ताकि उनको नियमित और आसानी तरह से प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो याद रखिए आशा फॉर अश्विन, ठीक है। तो अश्विन बिहार ऐप, समझिए। आगे बढ़े, ऐसे रिलेट करके याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो ऐसे याद होने वाला नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रवज ऐप। इंद्रवज लग रहा है कि भगवान इंद्र आने वाले हैं, लेकिन देखते हैं भाई क्या है। 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से इंद्रवज, हाँ, व्रज का मतलब होता है बिजली, जो बिजली त्वरित होता है ना वो गिरता है, उसको बोलते हैं बिजली। तो इंद्रव्रज यानी कि इंद्र भगवान क्या बिजली गिरा रहे हैं, तो उसी के लिए लाया गया इंद्रव्रज ऐप लाया गया। इसमें क्या आपको है कि 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने की कम से कम आपको 40 मिनट पहले जब वो चेतावनी ऐप में दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे गाँव में क्या होता है बिहार के अंदर, लोग खेती बाड़ी करते हैं और बिजली गिर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं से बचने के लिए बिहार सरकार ने लाया इंद्रव्रज ऐप। ये कहीं भी अगर 20 किलोमीटर दायरे के अंदर आपके पास फ़ोन है, उस ऐप को आपने ऑन करा, अगर आपके 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी आपको बिजली गिरने वाला है तो आपको सरकार पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देगा 40 मिनट पहले, ताकि आप बच सको, समझ गए? तो ये बड़ा अच्छा ऐप है, बहुत काम आएगा, है कि नहीं? तो इंद्रवज ऐप है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि डिजिटलाइज जमाबंदी पंजियों को अशुद्धियों को सुधार करना। जो भी जमाबंदी आपके पास आपने डिजिटलाइज है उस पंजियों को अशुद्धियाँ जो भी है उसको सुधार करने के लिए लाया गया है परिमार्जन पोर्टल, समझ गए? अशुद्धियों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यावाणी मोबाइल ऐप। विद्यावाणी मोबाइल ऐप किस लिए भाई? तो ये बोल रहा है कि वर्ष 1 से लेकर 12 तक के पाठ्य पुस्तक बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। विद्यावाणी बोल जा रहा है क्या कि 1 से लेकर जो 12वां तक के जो बच्चे होंगे, प्राइवेट स्कूल के नहीं, सरकारी स्कूल के बच्चे, उनकी जितने भी पाठ्य पुस्तक की किताबें होंगी वो सब के सब ऑनलाइन प्रेजेंट रहेगी, यानी कि ऑनलाइन जाइए आप डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1 से 12th के लिए है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, अगर बच्चे अगर पढ़ रहे हो 12th से नीचे के हो तो ये आप कर सकते हो। विद्यावाणी मोबाइल ऐप आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं समाधान वेब पोर्टल आ गया। सेवा समाधान राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवाओं के सेवा मामले तथा सेवाकृत कर्मियों को सेवा लाभ और भुगतान के लिए सरकारी सेवक को, देखो जो नियमित सरकारी सेवक है आपके लिए नहीं है, अगर आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो होल्डर हो तो आपके लिए, बिहार सरकार के अंदर में आप काम कर रहे हो, जो भी नियमित सरकारी सेवक है उनके लिए है, और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनके लिए भी है, जो रिटायर हो गए उनके लिए भी है। तो उनका भुगतान या शिकायत कोई भी इस तरह का है तो उसके लिए ऐप लाया गया है, ये पोर्टल लाया गया है, ऐप नहीं पोर्टल है, सेवा समाधान वेब पोर्टल, ठीक है। जो कर्मचारी नियत रूप से काम कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं उनके लिए है, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल सभी सरकारी योजनाओं के लाभ की सूचना प्रदान करने हेतु कौन कौन सा पोर्टल चलाया जा रहा है, क्या क्या है, सबका लाभ मिले आपको, आपके लिए कौन कौन सा पोर्टल है, इस सब का जानकारी आपको यहाँ मिलेगा। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल, समझ गए? सभी सरकारी योजनाओं के लाभ की सूचना प्रदान की जाएगी यहाँ पे आप जाओगे तो, ठीक है। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। नेक्स्ट बोलते हैं बिहार कैरियर पोर्टल है। बिहार कैरियर पोर्टल जिसमें बोल रहा है कि 10वीं से लेकर 12वीं की छात्र छात्राओं को कैरियर को सही दिशा प्रदान करने तो चलाया गया ये पोर्टल। बिहार कैरियर पोर्टल जो 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राएं हैं जो अच्छे डायरेक्शन में घूम सके, या नहीं कुछ और करने लगे पढ़ने लिखने के अलावा,
तो उसी से बचने के लिए करा गया है बिहार सरकार 10वीं और 12वीं छात्रों को कैरियर को सही दिशा में प्रदान करने तो ये पोर्टल लाया गया। बहुत अच्छा पोर्टल है। नेक्स्ट पोर्टल है संजीवनी ऐप, नाम सुना होगा आपने, मुझे भी सुना लग रहा है। संजीवनी ऐप जो था कोरोना की जांच एवं इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी मिल रही थी इसमें। संजीवनी ऐप में कोरोना से रिलेटेड मामले जो भी थे इसी ऐप में आपको दिखेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सुविधा ऐप। सुविधा ऐप जो है बिजली से जुड़ी समस्या को समाधान घर बैठे समाधान है। सुविधा ऐप में आपको ऑलरेडी लगता है मैं बताया था, लेकिन देख लेते हैं फिर से शायद आ गया ये। सुविधा ऐप में आपको क्या करा जा रहा कि आप घर बैठे देखो, हाँ देखो सुविधा ऑलरेडी बता चुके थे, सुविधा पे यहाँ बताए थे ना, तो सुविधा को ऑलरेडी बता चुके हैं कि बिजली से जुड़ा कोई भी समस्या का घर बैठे आप समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं दृष्टि ऐप। दृष्टि ऐप में बात करते हैं तो बिहार की सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं को मॉनिटरिंग करना, सिंचाई कैसे चल रहा है और बाढ़ कहाँ कहाँ पे है उसको सबको मॉनिटरिंग करने के लिए लाया गया दृष्टि ऐप, यानी कि सब पे नज़र होगी हमारी, दृष्टि होगी हमारी, सरकार ये कहना चाहिए। ठीक है, तो सिंचाई और बाढ़ की समस्याओं को मॉनिटरिंग करने के लिए दृष्टि ऐप लाया गया। आगे बात करते हैं अनमोल ऐप लाया गया। अनमोल क्या बात है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य की सेवाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृ भी अनमोल है और जो शिशु है वो भी अनमोल है, तो दोनों के लिए है भाई। तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य की सेवाओं को मॉनिटरिंग करने के लिए, कैसे उनको सेवाएं दी जा रही है, वो सब चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए लाया गया अनमोल ऐप। बहुत अच्छा है। ई लॉट्स पोर्टल, देखो दो पोर्टल था, एक विद्यावाहिनी ऐप मोबाइल ऐप है और एक पोर्टल है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। पहले से लेकर 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पे ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। अगर पोर्टल पे जाओगे यानी कि वेबसाइट पे जाओगे जिसका नाम क्या है ई लॉट्स पोर्टल, ई लॉट्स, तो इस पर आपको एक से लेकर 12वीं तक आपको मिल जाएगा फ्री किताब। और अगर आप जाते हो विद्यावाणी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, विद्यावाणी एप्लीकेशन, तो वहाँ भी आपको मिलेगा 1 से 12 तक की जो किताबें वो फ्री में मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चक्र मोबाइल ऐप लाया गया है। चक्र मोबाइल ऐप का काम क्या है भाई, देख लेते हैं भाई। तो चक्र मोबाइल ऐप में बोल रहा है कि बिहार के सभी अपराधियों को डाटा बेस उपलब्ध कराएगी। क्या बात है, जितने भी अपराधी सबका डाटा बेस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा चक्र मोबाइल के ऐप के अंदर। तो किसके लिए काम आएगा, सिपाही लोग उनके लिए काम आएगा चक्र मोबाइल ऐप, है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं ई निश्चय पोर्टल। ई निश्चय में क्या बोल रहा है कि हर घर नल जल, गली गली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की जो शिकायत है और दर्ज करना होगा। मान लो घर में जल नहीं आ रहा है या आपके इलाके में नल गली वली ठीक से काम मतलब बना नहीं, तो सबका शिकायत कहाँ करोगे, ई निश्चय पोर्टल पर आप कर सकते हो। समझ गए। हिट कोविड ऐप, हिट कोविड ऐप लाया गया है, ये वही था होम आइसोलेशन से रह रहे कोरोना मरीज को बेहतर देखभाल करने के लिए लाया गया था, जो घर में आइसोलेटेड है उनके लिए लाया गया था ये हिट कोविड ऐप। समझ गए। तो इतने सारे पोर्टल थे, इतने सारे एप्लीकेशन थे, सबको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया था, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख रैंकिंग की बात कर रहे हैं, सूचकांक में बिहार की बात करते हैं। तो बिहार का रैंकिंग क्या है, ये लास्ट ही पेज है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट और इंडेक्स है, जारी करता कौन जारी करता और देश में बिहार का स्थान क्या और प्रथम स्थान पे कौन है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब कंपेयर कर रहे हैं बहुत सारे राज्यों के साथ बिहार को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख रैंकिंग और सूचकांक में बिहार का क्या स्थान है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बिहार के जिलों की बात नहीं हो रही, बिहार और अदर राज्यों के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बोला है मरीजों को मुफ्त दवा देने की रैंकिंग में क्या है, यानी कि मरीज को फ्री में दवा देने की रैंकिंग में बिहार का केंद्र नंबर क्या है, तो नंबर 2 पे आता है। और नंबर 1 पे राजस्थान। राजस्थान में सभी लोगों को फ्री में मुफ्त दवाएं दी जाती है, तो नंबर 1 में कौन है, राजस्थान है। और 2 पे आता है बिहार, तो बिहार भी पीछे नहीं है, फ्री दवा देने में बिहार क्या है, 2 नंबर पे आता है। जारी कौन करता है ये रैंक जो जारी किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी करा, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल का जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसने यह जारी किया। आगे बात करते हैं जल जीवन सर्वेक्षण, ये हुआ था फरवरी 2023 में। तो जल जीवन सर्वेक्षण के मामले में नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे बिहार के कुछ जिले हैं, जैसे कौन है, खगड़िया है। बिहार नंबर 2 पे है, देखो याद रखना। जल जीवन सर्वेक्षण के मामले में क्या है, बिहार नंबर 2 पे है। और यहाँ पे टॉप कौन कर रहा है बिहार के अंदर, तो खगड़िया और मुंगेर जो है काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है। और वही बात करते हैं नंबर 1 पे कौन था, नंबर 1 पे फरीदाबाद है। अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद, ये सब क्या है नंबर 1 पे आते हैं। समझ गए। और जारी कौन करता है, तो जारी करता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा। आगे बात करते हैं चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, ये मार्च 2023 का रैंकिंग किया हुआ है। ठीक है, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग ये जारी किया था नीति आयोग के द्वारा जारी किया था। और ओवरऑल परफॉर्मेंस शेखपुरा जो रहा है नंबर 6 पे रहा है, और नंबर 1 पे जो रहा है साहेबगंज रहा है। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में क्या मतलब चेंजिंग करेगा, कुछ ऐसा कुछ खास करके चेंजिंग कर दिया वो जिला, तो उसके लिए मेन जनरली होता होगा। तो शेखपुरा जो है नंबर 6 पे है ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में, और साहेबाद जो है नंबर 1 पे है। आगे बात करते हैं मनरेगा वार्षिक रैंकिंग की बात करते हैं। तो मनरेगा का भी रैंकिंग होता है कि कौन सा जो राज्य है मनरेगा की तरह से क्या कर रहा है, इनबिल्ड कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो वही मनरेगा वार्षिक रैंकिंग में 2022-23 का रिपोर्ट है। जारी कौन करता है जान लेते हैं। तो ग्रामीण विकास बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ग्रामीण विकास बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें जमुई नंबर में शायद है। तो कौन कौन से हैं जो टॉप पे हैं, तो जमुई है, मुंगेर है, गया है, वैशाली है, जहानाबाद है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जहानाबाद जो है प्रथम नंबर पे है।
ठीक है। तो जम्मू मुनगर गया वैशाली और जहानाबाद सब क्या प्रथम नंबर पे है, ये मान के चलो। ये सब के सब क्या है, नंबर 1 पे आ रहा है मनरेगा के मामले में। आगे बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करते हैं। जो स्वच्छता सर्वेक्षण को सन 2022 में किया गया था, ये जारी कौन करता है, तो केंद्रीय शहरी एवं आवास संस्थान करता है। केंद्रीय शहरी एवं आवास संस्थान के द्वारा जारी किया गया। पटना का रैंकिंग रहा है 38वां नंबर पर, प्रति 10 लाख के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो पटना है वो 38 नंबर पे आता है। इंदौर नंबर 1 पे है, पूरे देश के अंदर इंदौर नंबर 1 पे है स्वच्छता के मामले में। और पटना का रैंकिंग बहुत गंदा है, 38 नंबर पे है, जो कि इसको नंबर 1 या 2 होना चाहिए, है कि नहीं। बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, आप लोग कभी गंदगी नहीं फैलाई, है कि नहीं। NSFA के लिए राज्य की रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। राज्य की रैंकिंग जो है NSFA के द्वारा जारी किया गया है। NSFA के लिए राज्य की रैंकिंग है, तो एक कौन जारी करता है, तो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जारी करती है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया था। बिहार का जो रैंकिंग है इस मामले में नंबर 7 पे है, और उड़ीसा जो स्टेट है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। फिर है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 का रिपोर्ट है, जारी कौन करता है, नीति आयोग जारी करता है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। इसमें 15वां नंबर पर बिहार है। स्कोर करा किसने, इसमें स्कोरिंग किया जाता है, तो बिहार का जो स्कोर आया था 38.3 आया था, और ये 15 नंबर पे है। नंबर 1 पे जो है गुजरात है बड़े राज्य में, और छोटे राज्य में है जो गोवा नंबर 1 पे है। समझ गए। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक, यानी कि ऊर्जा को बेहतर करा होगा, जलवायु को बेहतर करा होगा। तो गुजरात बड़े राज्य में नंबर 1 पे है, छोटे राज्य में गोवा नंबर 1 पे है, और बिहार का रैंकिंग बहुत खराब है, 15 नंबर पे है। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक विकास रैंकिंग। औद्योगिक विकास रैंकिंग में क्या है भाई, ये 2022 का रिपोर्ट है, ये जारी करता है बिहार उद्योग विभाग जारी करता है। इसमें जो है जिला की बात करते हैं तो सिवान जो है नंबर 1 पे औद्योगिक मामले में, और पटना जो है सेकंड पे। देखो पटना को पीछे छोड़ दिया सिवान जिला, तो सिवान नंबर 1 पे है और पटना नंबर 2 पे है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट शहर रैंकिंग की बात करते हैं। स्मार्ट शहर सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जारी करा जाता है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, जारी करता है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी किया गया है। इधर बाईस का रिपोर्ट है, तो देखते हैं भाई कौन सा है पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी। तो इंदौर जो है नंबर 1 पे है, इंदौर नंबर 1 पे है स्मार्ट सिटी के मामले में। और बिहार का जो कुछ नगर हैं जैसे कि भागलपुर जो है ये पूरे देश में 76वें नंबर पे है, और मुजफ्फरपुर जो है 78वें नंबर पे है, 78। पटना का कहीं नाम नहीं है, देख लो, पटना स्मार्ट सिटी में आता ही नहीं है। तो भागलपुर जो 76 नंबर पे है, मुजफ्फरपुर जो 78 नंबर पे है, इंदौर है जो पूरे भारत में नंबर 1 पे है। बात करते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, मतलब खाने पीने को ठीक से मिल रहा है या कि नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप भूखे हो तो आपकी खाद्य सुरक्षा नहीं हो रही है, समझ गए। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है SFSI की बात करते हैं, तो सन 2022 का रिपोर्ट है, जारी कौन करता है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जारी करता है। कौन, FSSI जारी करता है, FSSI। इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा, इसका हिंदी फुल फॉर्म में बता रहा हूँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, ये इसके द्वारा जारी किया था। बिहार का जो रैंकिंग बहुत खराब है, 16वें रैंकिंग पे है खाद्य सुरक्षा के मामले में। अब बड़े राज्यों के बाद तमिलनाडु नंबर 1 पे, यानी कि यहाँ पे खाने पीने के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, कि मस्त मिल रहा है खाना पीना। गोवा भी बहुत मस्त, छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 पे है, और बड़े राज्यों में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं इंडिया बेयरिंग हाउस मार्केट रिपोर्ट 2022 है, इंडिया बेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट है। कौन जारी करता है, तो नाइट फ्रिक इंडिया अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके द्वारा जारी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, नॉट इंडियन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्था है नाइट फ्रिक इंडिया। पटना को सेकंड रैंक दिया है, क्या बात है। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केटिंग में पटना सेकंड पे है, और भुवनेश्वर उड़ीसा जो है नंबर 1 पे दाई कर रहा है। उड़ीसा भुवनेश्वर नंबर 1 पे। मशरूम उत्पादन में आता है, मशरूम उत्पादन में 2021-22 का रिपोर्ट है कि मशरूम उत्पादन देखते हैं तो कौन जारी करता है, पहले ये जान लो। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जारी करता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मशरूम हुई है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बोला है कि बिहार जो है नंबर सेकंड पे आता है मशरूम उत्पादन करने में, और महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे है। बिहार भी बहुत सही कर रहा है मशरूम के लिए, बिहार नंबर सेकंड पे है, महाराष्ट्र नंबर 1। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, यानी इनोवेशन के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। जारी कौन करेगा, नीति आयोग जारी करेगा। इंडिया इनोवेशन एग्जाम में पूछ सकता है कौन जारी करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो नीति आयोग जारी करता है। बिहार का रैंकिंग बहुत खराब है, 15वें रैंकिंग पे है बिहार, और कर्नाटका जो है नंबर 1 पे है इनोवेशन के मामले में। इंडिया इनोवेशन रैंकिंग का मान देखें तो कर्नाटका नंबर 1 पे है, और बिहार नंबर 15 पे है। ये 2021 का रिपोर्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है इसका नाम है पब्लिक अफेयर रिपोर्ट्स। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स की बात करते हैं। तो पब्लिक अफेयर मतलब पब्लिक के लिए कितना अच्छा काम किया जा रहा है उस मामले की बात करते हैं। तो पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्कोर जो है 17वें रैंक पे है, स्कोर करा था इसने 1343 लाया था। कुछ नंबर आते होंगे, जैसे एग्जाम में आपका नंबर आता है ना, सबसे राज्यों का रैंक नंबर आता है, तो इनका स्कोर रहा है बिहार का किसका 1343 रहा है। और बड़े राज्यों में केरल जो है नंबर टॉप पे है पब्लिक अफेयर के मामले में। पब्लिक लोगों को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा कौन दे रहा है, केरला राज्य दे रहा है। बिहार सरकार जो है 17वें नंबर पे आता है।
खराब स्थिति है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक, यानी कि निर्यात के मामले में कौन नंबर 1 पे है। जारी कौन करता है, नीति आयोग जारी करता है। ये 22वें नंबर पर बिहार आता है, यानी कि मतलब निर्यात करने के मामले में क्या है 22वें नंबर है। इसके बारे में पढ़ा भी था अभी कि ये चाहती है कि हम क्या करें 20 गुना निर्यात को बढ़ा दें। बिहार सरकार चाहती है पूरे देश का हम 10% निर्यात करें। ये लक्ष्य रखा था सन उन्होंने सन 2025 तक रखा था, है कि नहीं, पढ़े हम पीछे। तो वही बात है, तत्परता के मामले में निर्यात के मामले में जो बिहार करेंगे वो 22वां नंबर पे है। स्कोर इनको मिला है 32.06 और गुजरात जो है नंबर 1 पे है, यानी कि एक्सपोर्ट करने के मामले में गुजरात जो है नंबर 1 पे है सभी राज्यों में। नेक्स्ट बात करते हैं सुशासन सूचकांक 2021 का रिपोर्ट है। सुशासन सूचकांक सूचकांक मतलब वहाँ की व्यवस्था कैसा है, मतलब शासन व्यवस्था कैसा है, पुलिस कैसा है। तो ये जारी करता है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय जारी करता है, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय। ग्रुप बी के मामले में बिहार जो है 6ठे नंबर पे आता है। ग्रुप बी में 6ठा नंबर, स्कोर कितना मिला 4.624 मिला बिहार को नंबर, और ये 6 नंबर पे आता है। और मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 पे है, यानी कि सिपाही जो है के मामले सुशासन व्यवस्था में मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 पे है। बिहार का कितना 6ठे नंबर पे है। नेक्स्ट बात करें इमर्जिंग स्टार्टअप इकोनॉमिक इन स्टेट्स एंड स्टार्टअप रैंकिंग 2021, मतलब कौन सा स्टार्टअप, मतलब कौन सा राज्य जहाँ पे स्टार्टअप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। स्टार्टअप मतलब समझ रहे होगे खुद का पर्सनल बिजनेस। तो कहाँ किस राज्य में स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, सन 2021 का रिपोर्ट है। जारी कौन करता है ये रिपोर्ट, तो वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार जारी करता है। क्लियर है, बिहार सरकार नंबर 1 पे है। वाह, स्टार्टअप के मामले में बिहार जो है नंबर 1 पे है फिलहाल में। लद्दाख जो है ये कर रहा, एक सेकेंड, लद्दाख भी प्रथम में दिखा रहा है यहाँ पे, तो लद्दाख में भी सेकंड पे होगा, ठीक है। लेकिन नंबर 1 पे भी क्या है, बिहार नंबर 1 पे है, ठीक है 2021 के अनुसार। नेक्स्ट बात है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 की बात करते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, देख लेते हैं। तो लॉजिस्टिक के मामले में जो है ये जारी कौन करता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दोनों जारी करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दोनों जारी करेगा। बिहार का रैंकिंग बहुत खराब है, 19वां रैंकिंग पे है। स्कोर मिला इनको 32.06 मिला है, और 19वें रैंक पे आता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन में। गुजरात जो है नंबर 1 पे है लॉजिस्टिक के मामले। निर्यात में भी गुजरात थे क्या था, नंबर 1 पे था। और यहाँ निर्यात में 22वां रैंक था बिहार का, लेकिन लॉजिस्टिक के मामले में क्या है 19वां नंबर पे है। नेक्स्ट बात है SDG शहरी सूचकांक, SDG शहरी सूचकांक 2021 का रिपोर्ट है ये। नीति आयोग इसको जारी करता है। पटना का स्थान जो रहा है 22वां नंबर पर रहा है शहरों के मामले में। ये 22वां जो है पूरे भारत का 22 मतलब 22वां सिटी मान के चलो, 22वां शहर है पटना पूरे भारत का। शिमला जो है नंबर 1 पे आता है शहरी सूचकांक के मामले में। वाह, यानी कि शिमला ज़्यादा शहरी है, ज़्यादा डेवलप्ड है। और स्कोर इनको मिला 75.50 मिला। बिहार को कितना मिला 57.29 मिला। समझ गए, SDG शहरी सूचकांक। आगे बढ़ते हैं स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक। स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, पुलिस लोग बहुत स्मार्ट हो गए भाई, उसकी बात कर रहा है ये। तो स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में जो है ये जारी कौन करता है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन जारी करता है, IPF जारी करता है ये। बिहार का जो है राज्य अंतिम है, देख लो राम राम, 29 नंबर पे आता है। बिहार का जो रैंकिंग है 29वें नंबर पे है। स्कोर मिला इनको ओनली 5.74। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, टॉप पे है आंध्र प्रदेश 8.11 है। यानी पुलिसिंग के मामले में बिहार सबसे घटिया है, सही बात भी है। तो स्मार्ट पुलिसिंग के मामले में बिहार सबसे घटिया है। आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 पे है। नेक्स्ट बात है टॉप 10 पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, सूची जारी करते हैं। तो जारी कौन करता है, टॉप 10 पुलिस स्टेशन तो गृह मंत्रालय जारी करता है। 10वां रैंक मिला है टॉप 10 में, देख लो 10वें नंबर पे है कम से कम। रामपुर चौरम ये थाना है अरवल के अंदर, ये आता है 10वें रैंक का पुलिस स्टेशन है पूरे भारत के अंदर। और सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो नई दिल्ली का है नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 पे सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली नंबर 1 पे है ये। 2021 का एयरपोर्ट था। इस बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21। सतत विकास के मामले में बात करते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। बिहार जो है नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है, सबसे लास्ट में है, नीचे से नंबर 1 पे है, सबसे अंतिम में बिहार है। बहुत घटिया स्थिति है बिहार की। स्कोर मिला इसको 52। सतत विकास मामले में केरला जो है नंबर 1 पे, यहाँ सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है, सतत विकास कंटिन्यूस विकास होने के मामले में केरला नंबर 1 पे है, बिहार सबसे अंतिम है, और बिहार को सबसे कम उसको 52 मिला। भारत नवाचार सूचकांक 2.0 2020। नवाचार मतलब समझ रहे होगे, न्यू मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से नवाचार मतलब वही कनेक्शंस। तो भारत नवाचार सूचकांक के माध्यम से नीति आयोग ही जारी करता है। और बिहार का रैंक जो है 15वां है, अंतिम है। देखो टॉप 10 में देखो अंतिम दिखा रहा है ये, 15 को रैंकिंग जारी किया गया, इसमें बिहार जो है सबसे नीचे है, 15वां रैंकिंग अंतिम है। कर्नाटका जो है सबसे नंबर 1 पे है, और इनको स्कोर मिला 18.05 मिला है। कर्नाटका नंबर 1 पे है भारत नवाचार के मामले में, और बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 का है, टाटा समूह इसको जारी करता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स को। और बिहार का स्कोर जो है 13वें नंबर पे है,
और महाराष्ट्र नंबर 1 पे, यानी कि जस्टिस के मामले में जो है जस्ट जस्टिसर लिखा हुआ है शायद, जस्टिस नहीं लिखा हुआ, जस्टिसर, आई डोंट नो। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ये जारी किया है टाटा समूह ने, ठीक है। और 13वें नंबर पे कौन है, बिहार है। ईज ऑफ लिविंग के मामले में, ईज ऑफ लिविंग मतलब क्या, आसानी से, मतलब आराम, रहने में आसानी है, ईज ऑफ लिविंग मतलब वही होता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, कितना आसान है रहना, समझ गए। तो आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। पटना का रैंक जो है 33वें नंबर पर आता है बड़े शहरों के मामले में। सबसे बेस्ट में आ रहा है बेंगलुरु नंबर 1 पे है। सबसे बड़े शहर में, छोटे शहरों में शिमला नंबर 1 पे, यानी कि रहने लगा का सबसे अच्छा जगह है बेंगलुरु मिल जाएगा पूरे भारत में। छोटे शहरों में जाना तो आप शिमला रह सकते हो। और पटना कहेंगे पूरे भारत में 33 नंबर पे है। तो अच्छा स्थिति तो है नहीं, घटिया स्थिति है। नेक्स्ट बात करते हैं नगर पालिका प्रदर्शन सूचांक, यानी कि यहाँ की नगर पालिका जो है कैसा काम कर रही है। तो ये सूचांक जारी करा गया है। जारी कौन करता है, आवास एवं पटना शहरी मंत्रालय जारी करता है। तो नगर पालिका का मामला में बिहार का जो स्थान है पूरे भारत में 16वें रैंकिंग पे आता है। और जो इंदौर की नगर पालिका है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है 10 लाख से अधिक आबादी के लिए। तो इंदौर नंबर 1, इसलिए इंदौर साफ भी है क्योंकि वहाँ नगर पालिका ध्यान देती है कि नहीं। और बिहार का जो नगर पालिका है वो 16वें नंबर पे है। नेक्स्ट बात है एनीमिया मुक्त भारत की बात करते हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचांक 2020 के जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया, तो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। बिहार का रैंक क्या है, 31वें नंबर पे है एनीमिया के मामले में। तेलंगाना नंबर 1 पे है, यानी कि तेलंगाना में एनीमिया के सबसे कम मामले होंगे, है कि नहीं। एनीमिया मुक्त की बात कर रहा है। तो तेलंगाना नंबर 1 पे है, बिहार का जो है नंबर 31 पे है, खराब स्थिति है बिहार का। नेक्स्ट बात करते हैं आधारभूत साक्षरता और गणना 2021 का रिपोर्ट है। ये जारी कौन किया है, इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस जारी किया, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस। बिहार जो है सबसे नीचे है साक्षरता के मामले में, सही बात है। और पश्चिम बंगाल जो है इसमें आधारभूत साक्षरता की बात करते हैं। तो आधारभूत का मतलब समझ, बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा है। ये नहीं कि आपको नॉर्मल, मतलब ये डिग्री वाला नहीं, आधारभूत का मतलब वही होता है कि नॉर्मल आपको जानना ही चाहिए। तो आधारभूत सुरक्षा और गन्ना के मामले की जो है बिहार सबसे नीचे है। और पश्चिम बंगाल जो है नंबर 1 पे लाई कर रहा है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी कौन करे, कौन गरीब है कौन अमीर है। तो नीति आयोग जारी करता है। बिहार सबसे गरीब राज्य है और केरला सबसे क्या है, सबसे अमीर राज्यों में आता है। देख लो यहाँ सबसे कम गरीबी कहाँ है, तो केरला में है। और बिहार जो सबसे नीचे है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बिहार अंतिम है, समझ गए। तो ये था आपका इंडेक्स था, जो रिपोर्ट था बिहार का क्या है लेवल, ये था। तो आज हमारा क्या है, जो बिहार का विविध था, क्या बात करते हैं, मिसेलियस जो भी था वो सारा हमने आज फिनिश कर दिया। इसको पूरा अच्छे से रिवाज के लगभग ही पूरा किताब फेस हो गया, मतलब जितना भी आज रिलेटेड क्वेश्चन था, जितने भी टॉपिक थे सारा हमने फिनिश कर दिया है। अगले क्लास में जो क्या करेंगे, हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है, जितना प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए बिहार सरकार मतलब बिहार जी के से करके प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे का 1 लाइनर क्वेश्चन है सब आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो उसको जवाब देना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा बिहार का विविध समान ज्ञान, ठीक है। तो खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए और याद कर जाइए। पूरे सेंट्रल एग्जाम में भी आएंगे आपको, बिहार एग्जाम में भी, सारे एग्जाम में आएंगे, काम आएंगे, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास के लिए तैयार रहिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे पूरे से पढ़ के आइए, पूरे जितना बड़ा है सब, पीछे का भी सारा वीडियो देखना है, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू।